नहीं है नेचुरल गैस का। जो अभी देखो आप अगर यूरोप अमेरिका ये सब देखोगे, जैसे आपको यूक्रेन वॉर में इतने ज्यादा क्यों मतलब हलचल मच गया था गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि वो रशिया से यूरोप, पूरा यूरोप को में गैस सप्लाई होता है। और उसमें क्या होता है, रशिया ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था यूक्रेन के वजह से, वो लोग बैंड किया था रशिया को। तो एक्चुअली उस जो जो यूरोप का पूरा इकोनॉमी का 25 से 30% जो एनर्जी कंजम्पशन का वो गैस बेस है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में देखेंगे ओनली 5% गैस बेस इकोनॉमी है। गैस से जो भी पावर चल रहा है, या तो आपका घर में मतलब जो गैस से कनेक्शन आ रहा है, या तो गैस से जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है, या तो इंडस्ट्री में जो भी यूज हो रहा है, या तो सीएनजी पीएनजी सब कुछ मिला के आपका जो इंडिया का इकोनॉमी में गैस का कंजम्पशन जो है 5% ओनली टोटल पावर कंजम्पशन का। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको मतलब 2030 तक उसको थ्री फोल्ड करना है। मतलब 15 to 16% टोटल पावर कंजम्पशन का गैस बेस मतलब जाना है, और उसको 5 to 6 फोल्ड करना है 2050 तक जो टारगेट है, मतलब मिनिमम 5 to 6 फोल्ड उसको करना है। तो गवर्नमेंट का जो भी टारगेट्स है उसके हिसाब से क्लियर कट दिख रहा है। जो ये गैस बेस जो है इकोनॉमी जो है वो पावर मतलब प्रोडक्शन बोलो, या तो घर में गैस का कंजम्पशन सब कुछ बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म का मतलब उस वो फील्ड के ऊपर एक नजर रहेगा। तो आप सोचो अभी 5% से अगर 15% भी जाएगा तो उसका रिलेटेड जो भी स्टॉक है वो कितना ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसमें जो बेनिफिट जो कुछ ही स्टॉकों को मिलेगा, तो उस मतलब स्टॉक क्या होगा, उसमें बहुत सारे मल्टीवेगर्स उस जगह से निकल सकते हैं। तो मैंने इसलिए डिस्कशन रखा था, शायद मैंने बहुत सारे स्टॉक कवर भी नहीं कर पाऊंगा, या तो मेरे पास मेरे साथ बहुत सारे स्टॉक मिस भी हो गया है, शायद और एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गैस का अगर नेचुरल गैस का हम लोग देखेंगे, तो नेचुरल गैस का जो वैल्यू चेन होता है कैसे वो डिपेंड होता है। एक तो इंडिया में कुछ पोर्शन नेचुरल गैस मिलता है, बहुत सारे मिलता है, 30-40% 50% के आसपास नेचुरल गैस इंडिया में ही होता है, और बाकी 60-70% बाहर से होता है। ठीक है, तो अभी जैसे नेचुरल गैस आपको मिलता है इंडिया में कहाँ का, गोदावरी का जो केजी बेसिन बोलते हैं उस जगह पे मिलता है। उसके बाद आपको आसाम में बहुत सारे गैस मिलता है, बहुत सारे मतलब गैस फील्ड है। और इंडिया में जितना गैस मिलता है मेजोरिटी उसका मतलब जो गैस प्रोडक्शन होता है वो आपको ओएनजीसी के पास है उसका, मतलब ओएनजीसी से ही थ्रू से ही होता है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो है गैस का जो इंडिया में जो गैस प्रोडक्शन होता है उसको भी 3-4 फोल्ड करने का। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, फॉरेन से इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो फॉरेन से जो इंपोर्ट होता है आपको, आप कहाँ से भी मतलब या तो उधर से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर भी मतलब जो इंडिया में मिल रहा है, या तो जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जब होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, तो लिक्विड फॉर्म में से आके जो जैसे बहुत सारे टर्मिनल्स रहता है उसको भी तो जैसे एक स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। वो क्या होता है, एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, जो भी ट्रांसपोर्ट होके गैस आया वो सब टर्मिनल्स में पुट होता है, उधर से री गैसिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उसमें गैस फॉर्म में होके उसके बाद पाइपलाइंस के थ्रू सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो पाइपलाइंस जो अभी आप अगर देखोगे किसके पास ये जो री गैसिफिकेशन होता है वो कौन सा, तो इंडिया में मेजोरिटी जो स्टेक है वो पेट्रोनेट एलएनजी के पास है। ठीक है, उसका 70-80% कुछ शेयर पेट्रोनेट एलएनजी का, उसके पास बहुत सारे टर्मिनल्स बहुत सारे जगह पे है। और पेट्रोनेट एलएनजी का आप जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर देखोगे जो चार बड़ा बड़ा ये जो है ना, आईओसीएल, इंडियन ऑयल, और आपको बीपीसीएल, ये सब का सबका मतलब इक्वल स्टेक है उसमें। तो मतलब क्या, ये लोग जो एक पीएसयू है, इनडायरेक्ट पीएसयू है, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट पीएसयू उसका स्टेक होल्ड कर रहे हैं, और उन लोग जो गैस बाहर से लेकर आ रहे हैं तो उसके उसको वो रीगैसिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन होता है। तो पाइपलाइन में कौन सा शेयर स्टॉक है, देखो पाइपलाइन में सबसे बड़ा जो जिस कंपनी का मतलब शेयर है इंडिया के, मतलब जितना पाइपलाइन है उसका 70-80% जिस कंपनी के पास है वो कंपनी है गेल। ठीक है, तो और उसका आप मतलब एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो ह्यूज मतलब उसका आप देखोगे एक्सपेंशन चल रहा है पाइपलाइन का, कितने सारे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आप पढ़ पढ़ के खत्म नहीं कर पाओगे, इतने सारे। तो 8-10 लाइंस पे चल रहा है। ठीक है,
और दूसरा जो कंपनी का इसके पास स्टेक है, वो स्टेक है आपको गुजरात पेट्रोनेट के पास है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जिसके पास देखो अभी इंडिया में पूरा देखोगे गैस सबसे ज्यादा यूज होता है गुजरात में। तो गुजरात में उसके पास अपना जो मतलब पाइपलाइन है 2500 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और उसका और भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के साथ और 2000 किलोमीटर है। तो 4500 के आसपास मतलब उसके पास पाइपलाइन है, तो वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मतलब शेयरिंग है पाइपलाइन का इसका है। ठीक है। अभी तीसरा जो चीज है, जो लोग गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको सिटी में जो गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो सीएनजी स्टेशन है या तो इंडस्ट्री में जो गैस दे रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर ये सब में बहुत ज्यादा अमोनिया का, ये सब का अमोनिया जिधर प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजर ये सब कंपनी में, और बहुत सारे इंडस्ट्री में नेचुरल गैस जो यूज होता है, तो वो जो देता है उसको, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसमें जो लीडर्स कौन कौन है, उसमें अदानी गैस है। ठीक है, उसको वो सीएनजी में भी देते हैं या तो हाउस होल्ड कनेक्शन जो होता है उसमें देते हैं। और उसके भी बहुत बड़ा एक स्टेक है उसका महानगर गैस जो है, जो महाराष्ट्र और उस साइड का कुछ कर्नाटक या तो एमपी ये सब में मार्केट शेयर है। तो महानगर गैस जो है, और ये सब कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे ना, अमेजिंग रेट पे ग्रो कर रहा है। गुजरात गैस बोलो, महानगर गैस बोलो, या तो आईजीएल बोलो, इंडोवेस्टो गैस टर्मिनल, तो ये लोगों को कहाँ पे ग्रो कर, या तो सीएनजी स्टेशन या तो इंडस्ट्री कनेक्शन या तो हाउस होल्ड कनेक्शन। तो ये हो गया टोटल आपको गैस बेस्ड इकोनॉमी जो है पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। लेकिन हम लोग इसमें एक चीज अवॉइड कर गया है। देखो चलो पाइपलाइन है सब कुछ है, अभी पाइपलाइन का इतना बड़ा, अगर आपको इंडिया का थ्री पोल जो है 2030 तक सोच रहे हैं, 2028 से 30 तक थ्री पोल गैस बेस्ड इकोनॉमी सोच रहे हैं, तो आपको जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको पाइपलाइंस ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो पाइपलाइन का ऊपर कौन सा कंपनी काम करता है, पता है किसी को? तो पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस जगह पे वो उससे एक कंपनी अगर ढूंढ पाए, और देखो आप अगर देखोगे, मैं गेल बोल रहा हूँ, गेल का बहुत ज्यादा ये है पाइपलाइन। गेल पाइपलाइन थोड़ा ही बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा क्रिएट करता है। गेल तो क्या ओके होता है, ओके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, यस चलो यस, मेरे लिए पाइपलाइन बनाओ। अंडरस्टैंड। उसमें सर और टाटा मेटालिक्स है, टाटा जिंदल है, टाटा मेटालिक्स, विद्युत टाटा जी दो तीन मेटालिक्स है, स्मॉल जिंदल कैप शेयर है, जैसे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जिंदल है, सॉय दादा पीकेसी है, एवरेस्ट कांटो है, ये लोग रामस्ट्रीट पाइपलाइन के प्रिंस काम पाइप। डेडिकेटेडली करते हैं। इक्यासी पाइपलाइन का काम नहीं करता है सर? एवरेस्ट कांटो पाइपलाइन का काम नहीं करता है, पाइपलाइन और सिलेंडर का काम करता है। सिलेंडर का काम करते हैं सिलेंडर का इक्यासी, काम जो भी है। हाँ वो चलो वो दादा रामस्ट्रीट ट्यूब करके जो है ना, वो भी गैस पाइपलाइन में डील करती है। नहीं देखो, वो स्टील ट्यूब पाइप्स जो बनाते हैं वो अलग कंपनी, उसमें बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, मैं डेडिकेटेडली बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो ये पाइपलाइन का जो पर्टिकुलरली पता है, गैस ट्रांसपोर्टेशन की पाइपलाइन, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वो पॉलीप्रोपिलीन के पाइपलाइन होता है या तो स्टेनलेस स्टील का पाइपलाइन होता है। पाइप कौन बना रहा है, उन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो गैस लीकेज का चांस रहता है, गैस बास्ट करने का चांस रहता है, कोई भी जगह पे आग लगने का चांस रहता है, और पूरा का पूरा नेटवर्क मतलब उधर मतलब डिस्टर्ब होने का चांस रहता है। तो ये सब पाइपलाइन का जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, वो एक मतलब उसका कोई कंपनी है आप लोगों के पास? लिंडे इंडिया करते हैं ये पार्ट आधा। नहीं, जिंदल जो है वो पाइप बना रहा है, मैं पाइप बना रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दादा लिखिता है क्या? लिंडे इंडिया कंफर्म नहीं है लेकिन लिखिता। यस यस, यही कंपनी मेरा मतलब सबसे फेवरेट है इसमें, लिखिता। मैं यही सुनना चाहता था, इसलिए आप लोगों को 4-5 दिन से। तो लिखिता इज ए अमेजिंग कंपनी, मतलब मैंने देखा उसका क्या बिजनेस ग्रोथ है, आपको आरओसी भी बहुत हाई है। चार्ट देखोगे, चार्ट थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में है तो उस जगह से हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। मैं और भी थोड़ा करेक्शन उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लिखिता इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंपनी। आप देखोगे बाकी सब कंपनी देख लो, गेल का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़। ठीक है, आप गुजरात गैस का मार्केट कैप देखोगे 42,000 करोड़। आप गुजरात पेट्रोनेट का मार्केट कैप देख लो 22,000 करोड़। तो छोटा कंपनी कहाँ से मिलेगा? छोटा कंपनी जो है ये लिखिता, इसका मार्केट कैप ओनली 1,000 करोड़ का है, लेकिन इसका लास्ट 3-4 साल का जो वो देखोगे,
गेल से ह्यूज ऑर्डर्स मिला, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट से ह्यूज ऑर्डर मिला, और जितने सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों से भी ह्यूज ऑर्डर्स मिला। इवन इनफैक्ट ये इसका ईयरली सेल्स जो है, ईयरली रेवेन्यू 400 करोड़ का है, लेकिन उसमें आप अगर उसका ऑर्डर बुकिंग देखोगे, ऑर्डर बैकलॉगिंग, दैट इज 16,000 करोड़ का ऑर्डर। तो उनका जो ईयरली अभी मतलब टोटल रेवेन्यू है उससे 4 टाइम्स ऑर्डर बुकिंग है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे, ईच एंड एवरीथिंग इस कंपनी का, ये कंपनी के पास मतलब देखो इसके पास गेल से कंटिन्यूअस ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। इसका आप अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो गेल से कंटिन्यूअस ऑर्डर मिल रहा है। तो और उसके गुजरात जो स्टेट पेट्रोनेट है उससे भी, या तो महानगर गैस बोलो, गुजरात गैस बोलो, सबसे पाइपलाइन बनाने का तो इसका एक्सपर्टाइज है पाइपलाइन बनाने का। सिटी में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का उसका है, या तो इंटर जो कंट्री पाइपलाइन है उसके भी ऑर्डर मिला। और दूसरा ये रिसेंटली सऊदी अरबिया का एक कंपनी के साथ टाई अप किया, तो सऊदी में भी ऑफिस खोला, तो उसके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में भी पाइपलाइन बनाने का थोड़ा बहुत उसको प्रोजेक्ट्स मिल रहा है। तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से इंडियन गवर्नमेंट का अगर देखोगे, ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट से जो है अभी 4-5 साल तक ये गैस बेस्ड जो इकोनॉमी है उसका तो एक्सपेंशन चलेगा, तो एक्सपेंशन चलेगा तो इसको ऑर्डर्स मिलते रहेगा। तो उसके हिसाब से पहले हम लोग चार्ट पे जाता है, ठीक है। तो ये लिखिता जो है ये गैस बेस्ड इकोनॉमी में, देखो बाकी बहुत ज्यादा मार्केट कैप हो गया, वो सब कंपनी लेके हम लोग करेंगे क्या? दादा एक दो शेयर और है मेरे पास में एक्चुअली, जो एक लिखिता मिनट, मैंने इसको आपको तो कहा खत्म है। करने हाँ ठीक इसको है तो ठीक है खत्म करने दीजिए। ठीक। आप लोगों को सबका प्रॉब्लम है, जब कोई स्टॉक के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, तब आप लोग उसको सुनते नहीं है, दूसरे को ही सोचते हो, और बाद में जब स्टॉक करेक्शन होता है तब मेरा दिमाग खाता है क्या करना है क्या करना है। नहीं नहीं दादा, एक्चुअली लिखिता मेरे इसमें वॉच लिस्ट में था, जब मैंने वॉच लिस्ट देख के आपको लिखिता बोला है। तो देखो जो भी है, लिखिता में आप अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, 377 में। तो इस जगह पे मैं थोड़ा सा मतलब 20-30% इस जगह पे मैं उठाऊंगा, लेकिन क्लियर कट इस जगह पे ब्रेकआउट डाउन है, और इसका पोटेंशियल चांस है 300 तक आने का, पोटेंशियल चांस है अगर मार्केट करेक्शन होगी। अगर देखो अगर मंथली चार्ट देखूंगा वो थोड़ा सा होप दे रहा है। कैसे होप दे रहा है? इस जगह से अगर देखोगे 2021 से लेके ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, वो ट्रेंड लाइन आपको इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो मतलब एक 3-4 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, और ह्यूज वॉल्यूम के साथ अभी वो जो ब्रेकआउट दिया वो ट्रेंड लाइन को अभी रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह से मतलब बहुत खराब कंडीशन होगा, तो मेरा हिसाब से 350-340 के नीचे जाने का चांस बहुत कम है। और मार्केट से जो बहुत ज्यादा करेक्शन भी हो गया तब भी 300 के नीचे। तो अभी अगर किसी ने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, दिस इज द वेरी गुड पॉइंट जिधर से हम लोग थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठा सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं बोल सकते इधर से भी बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर लास्ट दिन का भी देखेंगे तो लास्ट दिन मतलब इस जगह पे डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उसके ऊपर ही वो चल रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। तो मंथली चार्ट बहुत ही अच्छा है, जो ब्रेकआउट पॉइंट से उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। और उसका हम लोग अगर बैलेंस शीट चलो देख लेते हैं, मतलब अमेजिंग कंपनी, आप लोग जितना पढ़ोगे ना इस कंपनी, मतलब इतना कम। तो लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो 1500 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, ठीक है। तो और इस जगह पे आरओसी आपको 32%, मतलब 100 रुपीज अगर ये लोग लगा रहे हैं तो 32 रुपीज साल में उसमें कमा रहा है। आप अगर बिजनेस ग्रोथ देखोगे 2018 में ओनली 87 करोड़ का बिजनेस था, तो उस हिसाब से आप 5 साल 10 साल का बिजनेस ग्रोथ देखोगे, ऐसा कंपनी बहुत रियरली मिलता है, ठीक है, जिसका 10 साल का बिजनेस ग्रोथ CAGR 24% और 5 ईयर्स का बिजनेस ग्रोथ भी 25%। मतलब कोई भी स्पेस में मतलब इक्वल, अब 10 साल का भी जो स्पीड से बिजनेस बढ़ रहा है 5 ईयर्स का भी उसी साल से बढ़ रहा है, इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स में और भी ज्यादा स्पीड आप लिया। तो ऐसा कंपनी आपको कहाँ मिलेगा? 10 साल का एकदम इक्वल स्पेस में इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसका आप ROC देखोगे कंटिन्यूअसली 30 के ऊपर है, कभी मतलब ये ऐसा कंपनी आपको बहुत रियरली मिलेगा, क्योंकि देखो बिजनेस का अप डाउन रहता है, उस टाइम के क्या होता है तो ROC बहुत ज्यादा डीप दिख जाता है। 1-2 साल का मैक्सिमम अच्छा अच्छा कंपनी का देखोगे, 2-3 साल ROC अच्छा रहता है, उसके बाद एक बैड साइकिल में। लेकिन इसका 10 साल तक कभी 30 के नीचे गया ही नहीं है, तो मतलब कितना अच्छा मतलब इसको डोमिनेटिंग बिजनेस पोजीशन है।
तो मतलब अमेजिंग कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ है और डेप बिल्कुल जीरो है। मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी डेप बिल्कुल जीरो है। इस जगह पे प्रेजेंटेशन भी क्लियर कट मतलब अवेलेबल है। इधर कंपनी का प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ रहा था, इसको देखो क्लियर कट, इसका एक्सपर्टाइज है वो गैस बेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लियर मतलब क्रिएट करने का। इसका देखो सिटी कौन कौन इसका बिजनेस सेगमेंट है, वही मैं बोल रहा था, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, ठीक है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस। तो देखो पाइपलाइन बना लिया तो वो सिर्फ नहीं होता है, उसका ऑपरेशन एक बार कहाँ पर से एक बार ऑर्डर मिला ना, उसका लाइफ टाइम्स के लिए हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो पाइपलाइंस होता है सब कुछ होता है, और वो जो जंक्शन होता है उसका स्टेशन होता है, सबका मेंटेनेंस ये सब होता है, उसके अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और इसका नया जो बिजनेस है, अभी नया बिजनेस चालू हुआ जिससे रेवेन्यू भी क्रिएट करना चालू हुआ, वो है टैंकेज का बिजनेस। जो आपने देखा जो टैंकर्स जो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, या तो जो स्टोरेज के लिए टैंकर्स होगा, वो सबका बिजनेस पे भी इसको अच्छा खासा आ गया। तो मतलब टोटल गैस बेस इकोनॉमी का देखो, इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का प्लान है ह्यूज मतलब उसमें स्पेंडिंग करना, तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो लिकिटा, और मैंने तो अभी मतलब मेरा थोड़ा बहुत दिन से ही मतलब है, थोड़ा मतलब मेरा 30% का जितना लेना है 30% के आसपास मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। और अभी कुछ मतलब इनका देखो, अगर उसका रेवेन्यू अभी मतलब ऑर्डर बुकिंग जो है, ह्यूज ऑर्डर बुकिंग देखो, जो अभी क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तो इस जगह पे आप देखोगे, ठीक है, तो क्रॉस कंट्री, एक क्रॉस कंट्री का नहीं, क्रॉस कंट्री सर एक कलर है ना, टैंकेज का बिजनेस सिर्फ 5% है मतलब, लेकिन ऑर्डर बुकिंग तो चालू होगी है, उसका न्यू बिजनेस है, ठीक है। अभी देखो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका 25% का ऑर्डर बुकिंग है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर बुकिंग है जो है क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है। तो मतलब इसको जो इंडियन गवर्नमेंट का जो गैस बेस्ड इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन हाउस गैस तो बढ़ा नहीं सकते, उसका थोड़ा बहुत ज्यादा उसको मतलब उठा सकता है गैस का, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाहर से लेना पड़ेगा। तो क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, तो मतलब गवर्नमेंट का जब रिलायबिलिटी नहीं रहता है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का प्रोजेक्ट उतना आसानी से मिलता नहीं। तो इसका देखो ईच एंड एवरीथिंग मतलब 2000 Q1 मतलब 25-24 के कंपेयर में ईच एंड एवरीथिंग बढ़ा, ठीक है। तो मतलब अमेजिंग, मेरे को तो कोई भी एंगल से एक कंपनी को इस जगह पे 1600 करोड़ के आसपास, जो उसका मार्केट कैप से भी ज्यादा है, तो मतलब अमेजिंग कंपनी है। इस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस तरह का कंपनी मिलना मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से। बोलो आप लोगों को क्या कहना है इसमें? दादा एक चीज तो इसमें मुझे पॉजिटिव लग रही है, मार्केट कैप 1500 करोड़ जैसे आपने दिखाया इसमें, और ऑर्डर बुक ये भी 15,000 करोड़ का है, 1500 करोड़ का है, 15,000 करोड़ नहीं, 1600 करोड़ का नहीं order 1500 करोड़। तो अगर मैं एक चीज देखा कि अगर कंपनी का ऑर्डर बुक और मार्केट कैप के आसपास है, तो मतलब दैट इज गुड सिग्नल। और अभी तो पहले क्वार्टर का दिखा रहे हैं, अगर दूसरे तीसरे क्वार्टर की बात करेंगे गोइंग फॉरवर्ड तो ऑर्डर बढ़ेगा बढ़ेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग जैसे होता है कि स्टॉक में 2-3 क्वार्टर में मतलब ये शेयर शूटअप होगा। अगर जैसे डेट भी नहीं कंपनी का, सबसे अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी और है, दूसरे बात और है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसा ही, मतलब गवर्नमेंट का फोकस इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। फोकस है। ट्रू। आप गेल का देखोगे, गेल का सबसे बड़ी आप गेल का अगर मतलब एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, ह्यूज ह्यूज कैपेक्स लिया हुआ है सिर्फ पाइपलाइन बनाने के लिए। मैंने कल एनुअल रिपोर्ट थोड़ा बहुत देख रहा था, गेल का जो फ्यूचर प्लान है सब ह्यूज मतलब कैपेक्स लिया हुआ है सिर्फ पाइपलाइन का बनाने के लिए। बोलिए राजीव जी। और ज्यादा एक चीज और भी देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, ये गेल वेल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट खुद नहीं करते, ये बेसिकली सबलेट करते हैं दूसरी कंपनी को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को या उनको। तो दैट कंपनी जो जिसकी हम डिस्कस करें, दैट विल बिग बेनिफिशियरी। क्योंकि मैं अभी गेल का या जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जैसे गेल ओएनजीसी, सब में क्या है कैपेक्स बहुत बड़ा एडिशन कर रहे हैं आने वाले टाइम को देखते हुए, और यही सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इसकी बेनिफिशियरी होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो हो सकता है दिस कैन बी मल्टी बैगर, जैसे डेट फ्री कंपनी है और ऑर्डर बुक भी अच्छा है इसका आने वाले टाइम में। दैट कैन रीच है ना मतलब पास्ट में ग्रोथ देखो कंपनी का 25% का सीएजीआर में लास्ट 10 साल से ग्रो कर रहा है बहुत कंपनी, बड़ी बात है। और यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 10 साल भी 25% के हिसाब से ग्रो करेगा।
देखो ऑर्डर बुक आप अगर देखोगे ना, सारे जगह से इसका ऑर्डर बुक है। देखो ऑर्डर बुक 1675 करोड़ का ऑर्डर बुक है। दादा ये जो 30 सितंबर 2023 का है, इस पर कुछ ज्यादा होगा, ये पिछले साल का दिखा रहे ऑर्डर बुक। अगर मैं जो भी है मतलब जी जी तो देखो उसमें से भी इस साल का रेवेन्यू कितना है, सिर्फ 4400 करोड़। तो मतलब उसके हिसाब से पुराना ऑर्डर का ही बैकलॉगिंग 1300 करोड़ का है। उसमें 1230 करोड़ का है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, 320 पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, 120 करोड़ पर द टैंकेज। तो एंड ऑल्सो न्यू ऑर्डर्स देखो क्या क्या है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का 155 करोड़ का न्यू ऑर्डर है। उसके बाद क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस अलोंग विद एसोसिएट फैसिलिटीज, भारत पेट्रोलियम से जो क्रॉस कंट्री का उसका मिला 155 का, गेल से 235 करोड़ का क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का उसका मिला। मतलब आप देखो भारत पेट्रोलियम, गेल, ये सब से ऑर्डर मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा बात है। राइट। तो मतलब क्या ये लोग जो भी कैपेक्स ले रहे हैं अभी, ये दोनों का देखोगे गैस बेस्ड कैपेक्स बहुत ज्यादा है। गेल का तो पर्टिकुलरली मतलब जो मतलब देखोगे आपको पाइपलाइंस के लिए उसका कैपेक्स बहुत ज्यादा है। बोलिए कौरन जी, आप थोड़ा देर पहले कुछ बोल रहा था, जो मतलब आप सीए हो, तो आप क्या बोलते हो इसमें? हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं अभी वही आपने जब बोला तो देख रहा था, तो गूगल पे वगैरह पे देख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम जाएगा इस पे देखने के लिए। बाकी लग तो वाकई में फ्यूचरिस्टिक रहा है। एंड लिखिता इस पे दिख रहा है, एंड एक इंजीनियर्स इंडिया करके एक और कंपनी है वो भी इसमें है। एंड वेलस्पन ग्रुप है, जो ये जो पाइप होती है जिससे सप्लाई होती है पाइप, वो दिख रहा है इसमें, वो पाइप बनाती है गैस पाइप्स वगैरह। वेलस्पन एंटरप्राइज ऑलरेडी हम लोग बहुत लोअर लेवल पे लिया हुआ। ओके सर। बहुत लोअर, अभी ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स हो गया हमारा लेवल से। ओह तो ये लग रहा है, और मैं डीप रिसर्च करता हूँ इस पे, एंड फिर शेयर करूंगा सर आपके साथ। देखिए पाइप के लिए बहुत सारे कंपनीज है। मान इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रहा है, आपको जिंदल सॉ है, आपके पास सूर्या रोशनी है, बहुत सारे कंपनी पाइप बनाने वाला, तो बहुत सारे कंपनीज है। नहीं, इसका जो भी वैल्यू चेन है ना, मैं उसमें सब में चेक करूंगा क्या क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, एंड इंफ्रा में कौन कर रहा है, ईपीसी वर्क कौन कर रहा है। तो लिखिता वगैरह है ईपीसी इंजीनियर्स में, तो देख के मैं शेयर करूंगा सर आपके साथ। तो मतलब देखो अभी क्या है, इसको क्लियर कट दिख रहा है, गेल से ऑर्डर्स मिल रहा है, ठीक है, ऑयल इंडिया से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सारे जो मतलब ओएनजीसी से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इसको क्लियर कट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अच्छा खासा ऑर्डर बुकिंग है। और 10 साल का बिजनेस ग्रोथ देखोगे 25% सीएजीआर, ऐसा इंडिया में एक दो मतलब बहुत रेयरली ऐसा कंपनी मिलता है। तो 10 साल का सीएजीआर मतलब 25% सीएजीआर या 10% है। आशीष कचोलिया जी ने भी शायद स्टेक लिया है इसमें लिखिता में, तो इन्होंने अभी रिसेंटली ही अच्छा स्टेक लिया है इसमें। तो मेरे को मतलब गैस बेस्ड जो इकोनॉमी है, एक छोटा कंपनी देखो 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, वो सब कंपनी में बहुत ज्यादा आपको वो मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो 1-1.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, ये सब कंपनी से एक मल्टीबैगर्स मिल सकते हैं आपको, जो फ्यूचर में जाके आपको 20 गुना 30 गुना ऐसा रिटर्न दे सकते हैं। तो इस कंपनी में मेरे को एक वाकई को आपको सुन के मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है दादा। तो मैं देखूंगा, एंड जो भी मुझे लगता है मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सुगेंदु दा, आपका क्या व्यू है? सुगेंदु दा है वो आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आपका क्या व्यू है इसके लिए? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो बाइंग लेवल आप जैसे कहा, दैट कैन बी रिव्यूड रीलुक 300, अभी करंट लेवल में थोड़ा लेके 350 में एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन वो एग्जैक्ट बॉटम तो कोई पता नहीं होता, तो पहले से आपको फेज वाइज स्टार्ट कर देना पड़ता है। और ये बहुत पुराना कंपनी नहीं है, तो लिस्टिंग 2021 की है, और आई थिंक हम इसकी लिस्टिंग को रिकॉल कर रहे थे, बड़ी स्मॉल कैप कैटेगरी में हुआ था। बट वो जो पाइपलाइन वेलस्पन का एंटरप्राइज नहीं, वेलस्पन कॉर्पोरेशन करता है, और वो वेलस्पन कॉर्पोरेशन बहुत ही एक्सपर्टीज है, उसको भी वेलस्पन एंटरप्राइज का एक्चुअली बिजनेस क्या है,
आपका वेल्सपन एंटरप्राइज का बिजनेस है जो वाटर का पाइपलाइन बैठता है ना, उसका काम करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंटरप्राइज वेल्सपन एंटरप्राइज वाला रोड कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा करता है और वेल्सपन कॉर्पोरेशन पाइप का काम करता है। हाँ जो भी है अभी वो रिसेंटली वेल्सपन कॉर्पोरेशन और सिंटेक्स की जो टैंक वाला बिजनेस है उसको खरीदा है। खरीदा वो भी 1.5 साल हो गया ऐसे, अभी तो बिजनेस के अंदर आ गया। और वेल्सपन का मार्केट कैप, कॉर्पोरेशन का मार्केट कैप कितना है आपको? 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही अच्छे जगह पे है। हाँ बहुत चला। हम मतलब वेल्सपन कॉर्पोरेशन में तो हम लोग एक सेकेंड, वेल्सपन कॉर्पोरेशन वो 200 के आसपास लिया था, फिर वो 400 से एक बार डीप चला था ना, फिर निकल गए थे, फिर उसके बाद दोबारा लेने को मौका नहीं दिया। चलो उसका कोड क्या है? वेल्सपन कॉर्पोरेशन का 532-144, मतलब वो जबरदस्त रन हुआ है लास्ट 1-1.5 साल। अब देखो 1.5-2 साल हमने लिया था 100-120, 150 के पास। एक बार क्या होता है, रेंज से बाहर चला जाता है, फिर अचानक से कहीं पे भी आप घुस नहीं पाते। नहीं उसका बात नहीं है, वेल्सपन कॉर्पोरेशन का चार्ट के हिसाब से अभी भी लेने का तो वो है, क्योंकि देखो ऐसा कंपनी जब चलता है ना 10 गुना 15 गुना जब होता है तो वो लॉन्गर हाँ टाइम का। अच्छा, अदरवाइज वेल्सपन है ये ग्रुप बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान विद हम सॉलिड लोगों को पता है, मैनेजमेंट है। हम लोग को डिस्कस किया था इस जगह पे, हम लोग मतलब इधर हाँ नहीं, हमने वो भी हमारा डिस्कस ग्रुप पे किया आप, हुआ। हम लोग जो बात करता था इस जगह से, मतलब आपने बताया था मेरे को। इनकी पाइपिंग में बहुत एक्सपर्टीज है, इस करके लिए थे। और वो कई बार जब पेशेंस टेस्ट करते हैं तो आप फिर आउट हो जाते हैं। देखो अभी के हिसाब से भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, लेकिन इस जगह से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डीप एक्सपेक्टेड है इसमें, मतलब 500 के आसपास आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है तो बहुत ही एक्सपर्टीज है उनको। वेल्सपन कॉर्पोरेशन नॉट ओनली इंडिया बिजनेस, यूएस यूरोप से पाइपलाइन की बहुत ऑर्डर आते हैं। यूएस यूरोप को सप्लाई करते हैं और अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत क्वालिटी नाम है उनका। वेल्सपन एंटरप्राइज हम लोग मतलब लिया था। वेल्सपन एंटरप्राइज एक्चुअली जो बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो आपका जो वाटर सप्लाई है ना, उसका पाइपलाइन रोड में तो है थोड़ा बहुत। 532-553, 532-553 वेल्सपन एंटरप्राइज, जो हम लोग लगभग इस जगह पे लिया था 200 का लेवल पे, तो अभी 3 टाइम्स हो गया उसका। तो चार्ट अभी भी बुलिश है, जो भी है। चलो अभी उसमें अगर दूसरा लेकिन कंपनी, लिखिता आप जो कह रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ और अभी देखो पीवी उतना ज्यादा नहीं है, हाँ नहीं नहीं, मतलब पी से साउंड 22 कंपनी का, लग रहा है, 22 का साउंड पी कंपनी है। लग रहा है और आपको बाइंग का मौका देते हुए जा रहा है। बिल्कुल एकदम वो हो गया, निकल गया, आउट ऑफ रीच हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ वही है, 22 का पी है, और भी थोड़ा करेक्शन होगा तो 15 से 18 का पी में शायद मिल जाएगा। तो और इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा बात है, ये जो मेरे ख्याल से रिटर्न, बहुत बहुत डीप करेक्शन आपको मिलेगा नहीं लिखिता में। हम मान के चलो 350 की बॉटम साइड, उसके नीचे ना भी देखने को मिल सकता है। हाँ और सबसे बड़ा बात है सुखेंद्र क्या है, देखो इसका रिटर्न ऑन वैसे देखो 20.5। एफिशिएंट एफिशिएंट लग रहा है, दोनों आरओई आरओसी दोनों हाई है, डेट और नहीं है, तो उस एफिशिएंट कंपनी लग रहा है। और आपका रिटर्न ऑन एसेट, मैंने 21 का रिटर्न ऑन एसेट इंडिया में बहुत रेयरली, मतलब कोई कंपनी में मैं देखा होगा रिटर्न ऑन एसेट 20। और ये कंपनी क्या है, ऐसा नहीं जो ओवरनाइट कंपनी है, ये 10 साल से बिजनेस ग्रोथ 25% करके है। मतलब कॉन्टिन्यूसली इसका बिजनेस चल ही रहा है 10 साल से, मेरे मतलब ख्याल वन से ऑफ जो द। रिसेंट डीप आया है, ये डीप आने का कारण है इसका प्रमोटर ने 4% स्टेक बेचा है। उनको भी शायद लगा होगा कि बड़ी चला है। उनको कई बार मैनेजमेंट को ना, नहीं प्रमोटर को भी उसका पता नहीं होता। प्रोमोटर का एक्चुअली बेचा है, ये क्या है बहुत बार वो लेकर आया है एक्चुअली, आपका पेपरेंशियल इशू QIB ये सब लेकर आया, उसलिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, आपको इस जगह पे मतलब 20 करोड़ का आसपास हो गया। 15 से 20 हुआ, वो तो 21 में कर दिया था। तो इसने वो QIB ये सब लेकर आके, हाँ वो तो शुरू शुरू में, हाँ वो उससे पहले बिल्कुल छोटा स्मॉल कैप में था, तब आईपीओ आया नहीं, 21 में आईपीओ आया, 20 करोड़ हो गया। ठीक है, वो ठीक है।
तो फिर भी मतलब चलो 70% है होल्डिंग, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो रिडक्शन 4-1% मैं समझता हूँ। ये जो चार्ट में देखो ना, अब रिसेंटली जो गिरा है, आशीष जो कुचुरिया का एक्चुअली स्टेक था लेकिन उन्होंने निकल गया। अभी नहीं है। तो जो भी है, मतलब कंपनी कोई तो ओवरनाइट इसमें अगर 350 मिले तो वो और भी, और उसको अपॉर्चुनिटी मानो, कोई हाँ, वो नहीं। देखो चार्ट में डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो खराब न्यूज भी आ सकता है कुछ भी। तो लेकिन वो क्या होता है, अगर जो कंपनी 10 साल से 25% के हिसाब से बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो एक कंपनी और है दादा इसमें, केईसी इंटरनेशनल, वो भी ईपीसी में है और काफी प्रोजेक्ट दिख रहे हैं इनकी वेबसाइट पे भी। लेकिन जो केईसी सर आपका, मतलब हमारा जो लेवल था केईसी इंटरनेशनल बहुत बढ़ गया ओके, वो तो केईसी इंटरनेशनल तो केबलिंग, पावर हाँ, इक्विपमेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में और है। टेलीकॉम इंफ्रा, ऑप्टिकल नहीं, फाइबर, इन सब में है इनके ना। पास ये इन्होंने लिखा है जेएसडब्ल्यू उत्कल का, इनके पास पूरा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इनके पास है। गेल का है जो इन्होंने लिख रखा है, पाइपलाइन लाइंग एंड कंपोजिट वर्क फॉर पार्ट नागपुर जबलपुर वाला, ये इनके पास है। आईओसीएल का भी लिखा हुआ है नहीं, वो जो सबको ही इनके। होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला इक्विपमेंट और डिटेल जो है वो कर। इनका जो है केईसी जो है, हम लोग लिया था इस जगह पे, लगभग लिया था, ठीक है। मतलब बहुत पहले मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री शेयर पड़ा है, मतलब ओके, उतना ज्यादा है नहीं। तो ये देखो अभी इतना बनने के बाद लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसका क्या है, पावर ट्रांसमिशन केईसी का मतलब फंडा दूसरा है। इसका ओके। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में इसका कॉम्पिटिटर बहुत कमी है। कल्पतरु पावर से हाँ, है, बिजनेस वो तो बहुत स्ट्रांग मतलब है कंपनी। हाँ, तो कल्पतरु पावर है थोड़ा इसका मतलब एकदम क्लोज कॉम्पिटिटर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम बिजनेस पे है। और इसका जो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी इंडिया में एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो ये भी अगर करेक्ट हुआ तो ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है केईसी। लेकिन केईसी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा हो गया। तो जो भी है, गैस बेस इकोनॉमी का भी बात कर रहा था। दूसरा कंपनी है जो है गेल, ठीक है। गेल का मार्केट कैप अगर देखोगे 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन गेल अभी भी पी कितना है, ओनली 10 का या 12 का पी में वो चल रहा है। और इस जगह पे देखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो इस जगह पे था विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो उसके बाद इस जोन को रिटेस्ट नहीं किया, तो अभी करेक्शन हो गया। और इस जगह पे क्या है, एक मतलब करेक्शन जैसे स्ट्रक्चर तो बना रहा है ऊपर से, ठीक है। तो करेक्शन होके फिर से मतलब थोड़ा सा नीचे आए, मतलब 150 टू 140 का लेवल पे अगर आ जाए इस जगह तक, मतलब 165 वेरिफिकेशन, पहले से जो 180 आया उसके बाद, तो ये अगर नीचे डीप दे तो उस जगह पे अगर देखो अभी 212 के में अगर 1.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये अगर उतना परसेंट 160 तक आए तो उसका 1 लाख करोड़ का आसपास मार्केट कैप हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि पोर्टफोलियो में आप अगर एक दो लार्ज कैप भी रखना चाहते हो तो दैट इज ए वेरी गुड कंपनी। और जो मतलब आपको गैस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये मतलब जो पीएसयू में सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसको मिलने वाला है, जिसका थ्रू से सारे कैपेक्स स्पेंडिंग होने वाला है गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है। तो ये जो है नीचे अगर आए 150 40-50 तक, नहीं तो इसको छोड़ देना है, कोई बात नहीं। गेल तो गेल का मतलब डिस्कस करना भी मतलब वो नहीं है, सबको पता है गेल मतलब अमेजिंग कंपनी है। मतलब आप अगर गेल का ईच एंड एवरीथिंग आप अगर देखोगे, बहुत आरओसी, जबरदस्त चला है लास्ट 1-1.5 साल। मैंने वही चलो बोल रहा बहुत हूँ, ज्यादा ये नहीं अगर था। मतलब करेक्शन नहीं हुआ तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो नहीं करेक्शन होगा। नहीं, मतलब जो चला भी है ना, इतना धीमे 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 लार्ज कैप था। आधा परसेंट 1%, आधा परसेंट 1%, मार्केट गिरना पड़ने का छोड़ के बढ़ता रहा लास्ट 1 साल 1.5 साल। आप अगर देखोगे, देखो 2018 में भी इसका 54,000 करोड़ का था, और अभी देखो 1,34,35। तो इसका मतलब ह्यूज ह्यूज मतलब बिजनेस ग्रोथ है जो लास्ट 5 ईयर्स का, मतलब 12% के हिसाब से बिजनेस ग्रोथ है। लास्ट 3 ईयर्स का पर्टिकुलरली 32% का सीएजीआर में बिजनेस ग्रो कर है। और इसका भी देखो, वही मैं बोल रहा था, देखो इसके भी जो आरओसी है ना, कभी 93 है, कभी 20 है, मतलब 20 से 10 के बीच में, मतलब अप डाउन बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन लिखिता का एक चीज ये है, मतलब कभी 30 के नीचे जाता ही नहीं आरओसी। मतलब 100 रुपया लगा के कभी भी 30 रुपया तो वो कमा ही रहा है, ठीक है। तो गेल तो ऑब्वियसली मतलब बहुत, देखो एफआईआई डीआईआई इसका स्टेक बढ़ाया ऑलमोस्ट 1% इस क्वार्टर में। तो उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग मतलब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। और इस जगह पे जो आप अगर देखोगे, मतलब
जो कैपेक्स है, ह्यूज मतलब कैपेक्स ले रहे हैं। देखो इसका प्लांट कैपेक्स क्या है, 2024 में 10,500, 2025 में 8,900। ये देखो, और मेजोरिटी क्या है पाइपलाइंस का। पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स के लिए आपका कितने 26,000 करोड़ का मतलब कैपेक्स ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, कंपनी हैज करेंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द 43,000। मैं किसी को बोलूंगा, किसी का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। चिराग जी आपका, तो इस जगह का देखो करेंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 43,000 करोड़ का। मतलब उसमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का, मतलब आप समझा ना। तो मतलब मेजोरिटी उसका 60-70% पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। तो इस जगह पे अगर 26,000 करोड़ का पाइपलाइन मतलब है, तो उसमें लिखिता का भी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तो यही मतलब मेरा वो है, मेजोरिटी में सबसे ज्यादा बुलिश उसलिए निकिता के ऊपर है वो। तो दूसरा कंपनी, चलो गेल का तो बोल दिया, अगर करेक्शन हुआ नीचे आया तो ले सकते हैं। ठीक है, तो वो लेवल होगा 150 के आसपास आएगा, 160 से मैंने लेना चालू करूंगा। अभी तो कोई एंगल से नहीं लेना है, तो क्योंकि 160 के आसपास आए तो उसके बाद और भी नीचे जाए तो मैं मतलब वो जो क्योंकि उस जगह पे आएगा तो मार्केट कैप का अच्छा खासा मतलब करेक्शन होगा। और गैस बेस इकोनॉमी मतलब अगर इंडिया का 3-4 फोल्ड जो सोच रहा है 2023 तक होगा, तो गेल ऑब्वियसली मार्केट कैप 5 लाख 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी डिजर्व करेगा, जिस हिसाब से इसका बिजनेस ग्रोथ है, सब कुछ है और गवर्नमेंट का पुश है। तो अभी दूसरा जो कंपनी है एक है, वो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, GSPL। ठीक है, तो इस कंपनी क्या है, इसका देखो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उतना बड़ा तो है नहीं। इसका बिजनेस ग्रोथ देखोगे, ये भी सेम मतलब पाइपलाइन में गेल के बाद अगर कोई कंपनी है पर पाइपलाइन। एक मिनट विद्युत, ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस और गुजरात की 3 कंपनी मार्ज होके भी गुजरात गैस बन गया। यस, मैं वो उसमें आऊंगा। उसमें एक्चुअली 3 कंपनी है सेम प्रोमोटर के, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का। उसका ये GSPC जो गैस ट्रेडिंग पे है, मतलब जो भी गैस जो टर्मिनल से उधर से गैस खरीदना बेचना जो भी है वो गैस ट्रेडिंग पे है। उसका जो मिडिल मैन का काम करता है उस कंपनी का, वो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। वो क्या है, आपका जो पाइपलाइन बिजनेस और गैस ट्रांसपोर्टेशन ये सब का काम करता है, और उसका जो एंड पॉइंट है गुजरात गैस है। ठीक है, तो गुजरात गैस क्या है, एंड पॉइंट है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री कनेक्शन एंड आपको जो CNG जो स्टेशन है, ये तीनों में इसका जो अभी मार्च होने वाला है, ये तीनों कंपनी मार्च होके आपको अगर गुजरात मतलब GSPL का 13 शेयर है तो गुजरात गैस का 10 शेयर मिलने वाला है। प्लस आपके पास अगर मतलब उसका और एक 2 कंपनी होने वाला है, एक्चुअली एक कंपनी नहीं और एक है गैस ट्रांसमिशन का, GTP करके कुछ है गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस का, और एक लिस्टेड होने वाला है। ठीक है, तो गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस जो है वो गुजरात पेट्रोनेट का बिजनेस है। हाँ, इसका भी डिमार्ज क्यों होने वाला है, डिमार्ज इसलिए होने वाला है, जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के पास आप अगर देखोगे गुजरात, चलो गुजरात गैस का हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो गुजरात गैस का जो है, गुजरात गैस का प्रोमोटर कौन है? तो गुजरात गैस का प्रोमोटर जो है आप देखोगे, एक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का 54% मतलब शेयर होल्डिंग गुजरात। अभी गुजरात गैस का मार्केट कैप कितना है? 42,000 करोड़ का। अभी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का मार्केट कैप कितना है आपका? 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मतलब क्या है, सिर्फ इसके पास गुजरात गैस का जो शेयर होल्डिंग है, इसका मार्केट कैप से ज्यादा वैल्यूएशन है। तो प्लस इसका बिजनेस जो है उसको तो आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपको अगर 10 स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के है, उसके सामने 10 तो आपको शायद एग्जैक्टली नंबर मेरे को याद नहीं है, 10 का आसपास जो गुजरात ट्रांसमिशन का जो इसका गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस होगा उसका तो मिलेगा ही, प्लस गुजरात गैस का आपको 10 शेयर मिलेगा 13 शेयर के सामने, शायद 13 शेयर के सामने 10 इसका मिलेगा 10 उसका मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, तो मतलब आपको मतलब GSPC जो है जो गैस ट्रेडिंग के बिजनेस में, उस बिजनेस को ये 2 बिजनेस में मार्ज होने वाला है। ठीक है, तो अभी गुजरात स्टेट पेट्रोल का जो आप अगर प्रोमोटर देखोगे वो GSPC जो, अरे ये जो 37 जो गुजरात स्टेट GSPC जो है
वो उसका प्रोमोटर है, 37% का शेयर होल्डिंग है। तो ये है इसका टोटल जो मार्जिन होने वाला है ना, उसका वो कहानी है। तो मार्च अगर होगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसका 13 शेयर के सामने मतलब 10 शेयर तो इसका मिलेगा स्टेट उसका। इस जगह पे मार्जिन का बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है। मैं कहाँ पे तो पढ़ तो रहा था, ये प्रेजेंटेशन में मतलब मैंने पढ़ा उसका, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट ये है डिक्लेयर हो जो गया, क्या आने वाला है रिकॉर्ड डेट? आने वाला होगा, मतलब ये है ना, आपको देखो जो कंपनी में मिलेगा आपको अच्छा, इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर। आपको जो GGL गुजरात गैस लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा आपको 3 शेयर के सामने, ठीक है। तो एक्चुअली इस जगह पे कहाँ पे मैं देख रहा था, 13 शेयर के सामने 10 मिलेगा, ये जो है ना एमालगमेशन ऑफ GSPL, ये तो 10 शेयर ऑफ GGL फॉर एवरी 13 शेयर ऑफ GSPL, मतलब गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का 13 शेयर रहेगा तो इसका 10 शेयर मिलेगा। और इस जगह पे 10 शेयर्स ऑफ GGL फॉर एवरी 305 शेयर्स ऑफ GSPC शायद लिस्टेड नहीं है, क्योंकि मेरे को मिला नहीं है, ठीक है। तो वो तो GSPC का जिसके पास है उसका मतलब 305 शेयर में 10 शेयर मिलेगा। और 1 इक्विटी शेयर GTL, ठीक है, GTL का तो एवरी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ मतलब ये पहले आपको जो गुजरात गैस का शेयर मिलेगा 13 के सामने 10 मिलेगा। अभी वो जो 10 जो है आपको जो 10 करके जो मिलेगा उसमें से एवरी 3 शेयर के सामने 1 शेयर GTL का मिलेगा, तो आपको 30 शेयर रहेगा तो मतलब आपको 10 शेयर उसका मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो 30 शेयर के सामने 10 शेयर मिलेगा। तो मतलब क्या है, आपको जो वो बिजनेस का जो वैल्यू है स्टेट पेट्रोनेट का, अभी देखोगे जो इसका मार्केट कैप है वो गुजरात गैस का इसके पास जो स्टेक है उससे कम है, ठीक है। तो उसका बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है, और इसका भी बिजनेस ग्रोथ अमेजिंग बिजनेस ग्रोथ है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो लास्ट देखो 10 साल का 32% CAGR में बिजनेस ग्रो किया है, और 5 ईयर्स का 13% के हिसाब से 3 ईयर्स का टर्न पे। और इसका भी आप मतलब ROC देखोगे गेल से काफी ज्यादा है, ये लिकी का के साथ कंपेयर कभी डीप नहीं है ROC में, मतलब ऑलमोस्ट 30 के आसपास ROC में चलता है, ठीक है। इसमें FII-DII का स्टेक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का स्टेक है, पब्लिक स्टेक मतलब 20% के आसपास है। तो अमेजिंग एक बिजनेस है। और इसका मतलब चार्ट भी देखोगे, चार्ट भी मेरे को अच्छा ही दिख रहा है। 532702, चलो उसका देख लेते हैं। 532702 गुजरात स्टेट पेट्रोनेट अगर देखोगे तो ये छोड़ दो। तो इस जगह से आप अगर देखोगे 2021 से लेके 3 साल के ऊपर इस जगह पे कंसोलिडेट किया और उसको ब्रेक करके निकला, ठीक है। जो इस जगह पे आप अगर एक तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस जगह पे है, और ये जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है, अभी एकदम स्टॉप से भी इस जगह पे आया। लेकिन वही बात है, अभी मार्केट के लेके मैं उतना बहुत पॉजिटिव हूँ नहीं, तो उसलिए नया मतलब लेने का तो इस जगह पे मैं 20-30% इस जगह पे लूंगा, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद वो रिटेस्ट कर रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट ह्यूज वॉल्यूम के साथ हुआ, तो मतलब अमेजिंग वॉल्यूम के साथ हुआ। तो तो इस जगह पे ऑब्वियसली हम लोग 20-30% ले सकते हैं। इसके बाद अगर करेक्शन हुआ तो और भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो 400 है, तो अगर इनकेस करेक्शन हुआ तो इसको बहुत ज्यादा करेक्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको 370 to 350 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत खराब हो गया मार्केट को तो 320 तक भी आ सकते हैं। तो ये अमेजिंग है, अगर करेक्शन आए तो उसमें मतलब लेने का। और इसमें जो डीमा मार्जर ये सब दिख रहा है उसमें भी आपको वैल्यू अनलॉकिंग होगा, एक्चुअली ट्रांसमिशन जो बिजनेस है उसका वैल्यू एक्चुअल अनलॉकिंग होगा, ठीक है। तो आपको मतलब विन विन सिचुएशन है, ठीक है। ठीक है ना सुखेंदु दा, जो आपने जो मतलब मार्जर का डीमार्जर का बोल रहा था। देखो क्या होता है, वो कंपनी थोड़ा एफिशिएंट बनता है और बड़े सारे मार्केट कैप एक साथ क्लब हो जाता है तो वैल्यू तो मिलता ही है।
और उसको हाँ, थोड़ा और होल्ड उसके करने का पास वो ग्रुप थोड़ा एग्जीक्यूटिव बड़ा हो जाता है, बाकी बड़े ग्रुप के साथ कंपटीशन में सामने आ जाता है। बाकी गैस के साथ जैसे आप कह रहे हो, मेरे ख्याल से गुजरात गैस की वो खरीदना चाहिए। गुजरात गुजरात गैस वाले का शेयर खरीदो तो ऑटोमेटिकली आपको तीनों का शेयर मिल जाएगा। हम्म, गुजरात स्टेट पेट्रो खरीदोगे तो फिर वो कन्वर्ट होकर आपका नहीं, गुजरात गैस ही बन गुजरात जाएगा, गैस आपको होगा। क्योंकि देखो फाइनल गुजरात, कंपनी इज गोइंग टू बिकम गुजरात गैस। नहीं सर, दो देखो, गुजरात आपको गुजरात गैस अगर होगा, ठीक है, तो गुजरात गैस का सिर्फ 3 शेयर में से 1 शेयर उसका मिलेगा आपको, जीटीएल जो नया बनने वाला है, गुजरात ट्रांसमिशन लिमिटेड, ठीक है। लेकिन आपको गुजरात स्टेट पेट्रोनेट रहेगा, तो आपको उसका 13 शेयर में 10 शेयर तो गुजरात स्टेट मतलब गुजरात गैस का मिलेगा, प्लस आपको 13 शेयर के सामने 3-4 शेयर उसका मिलेगा। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट रहेगा तो दोनों का 2 आपको मिलेगा, गुजरात गैस। हाँ, आपको देखो तीनों का दो 3 कंपनी गुजरात बने। गैस में मार्ज होने वाला है। उसके बाद आपको जीटीएल उससे डिमार्ज होने वाला है। हाँ पहले गुजरात गैस में तीनों का 3 मार्जर होगा, उसके हाँ बाद आपको तो आपको हाँ मैं समझ गया। तो मतलब हाँ आपको प्रेजेंटली ये जो जीटीएल है, ठीक है, तो उसका 13 शेयर के सामने गुजरात गैस का 10 मिलेगा, प्लस गुजरात गैस से जो डिमार्जर होगा उसका पार्ट 3 शेयर में 1 शेयर आपको जीटीएल का मिलेगा। और हाँ ठीक दूसरा है, जो समझ गया, है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा जो है गुजरात गैस का, आप थोड़ा सा देखोगे, गुजरात गैस थोड़ा सा कॉस्टली है इस टाइम में। मतलब आपको पी देखोगे 35 का आसपास है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का सिर्फ 10 या 12 का पी में ट्रेड कर रहा है, आपको 13 का पी में ट्रेड कर रहा है। तो मतलब बहुत ही सस्ता दिख रहा है। और दोनों बिजनेस का जो भी है, मतलब आप दोनों कंपनी लोगे तो गुजरात गैस भी हम लोग लेके बैठा हुआ एक्चुअली। तो गुजरात गैस क्योंकि गुजरात गैस क्योंकि आपके पास 614 के पास पास है, आपको 580 से 600 के बीच में सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर गुजरात गैस रखने से आपको ये मार्जर डिमार्जर सोचना नहीं है, सारा मार्ज होके एक बार गुजरात गैस के पास हाँ, आएगा। क्योंकि ये डिलिस्ट नहीं होगा, वो डिलिस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, उस ये 539 खाली फाइनल कंपनी 539 जो रिमेन रह जाएगा वो गुजरात गैस रह जाएगा। नहीं, जीटीएल भी रहेगा। तो जो हाँ, तो वो गुजरात गैस रह जाएगा, उससे डिमार्ज होके आपको मिलेगा, तो आपको तो डिमार्ज का वैल्यू फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। वो एडिशनल बाई प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको। तो पेरेंट 539 कंपनी मैंने देखा है मार्जर डिमार्जर के टाइम पेरेंट कंपनी को खरीदने से ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाँ, जो भी है आप, मतलब ये तीनों में जो भी खरीदो, गुजरात गैस एक्चुअली हम लोग इस जगह पे हाँ हाँ, खरीदा। वो ठीक है, किसी को भी वैसे वैसे प्रोपोर्शन में एलोकेशन के टाइम इधर वो वैल्यू जस्टिफाइड तरीके से ही देता है, हाँ, कोई ऐसे नाइंसाफी नहीं होता। एक्चुअली ऐसा क्लास में हम लोग डिस्कस किया था गुजरात गैस का, इस जगह पे एक्चुअली 500 के आसपास हम लोग ऑलरेडी लिया है गुजरात गैस। तो मेरे पास भी वही 500 इज बहुत बहुत जबरदस्त लेवल है, 500 अच्छा हाँ, लेवल पे लिया। तो वही 500 के आसपास जो ये टेल लाइन ब्रेकआउट था, तो उस जगह पे हम लोग 500 के आसपास लिया था। अभी भी अच्छा लेवल है, अगर गैस सपोर्ट करा और ये मर्जिंग डिमर्जिंग सपोर्ट करा, इसकी ऑल टाइम हाई जो है 700 720 को क्रॉस कर ही सकता है। देखो अभी इसी अगर मार्केट का करेक्शन आया ना सुगंध, तो देखो इसका फर्स्ट हाँ सपोर्ट तो इस जगह पे है, ठीक है, तो एक्चुअली 585 है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल, 580 इज गुड सपोर्ट। हाँ, तो जिस जगह से ये मतलब करेक्शन चालू हुआ, जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे एक आपका मतलब डाइवर्जेंस दिख रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस जब क्रिएट होता है ना, तब ये सपोर्ट जनरली ब्रेक करता है। तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो 500 एब्सोल्यूट गुड सपोर्ट है। तो मतलब आपका क्या अभी स्ट्रेटेजी जो लोगों के पास नहीं है, तो 580 के आसपास आए तो 20-30% आप लोग उठा सकते हो। उसके बाद जितना नीचे जाएगा तो 10% करके ऐड कर सकते हो, और फाइनल मतलब 500 के आसपास। तो करेक्शन जितने भी आए, मेरे को हाँ, नहीं लगता है तो 500 के भाई नीचे। वो बेटर स्ट्रेटेजी है, आप गुजरात गैस उठाओ, 580 पे स्टार्ट करो, 500 तक की ऐड करने की पेशेंस लेके। हाँ, तो मतलब उसमें आपको क्या है, जीटीएल ये जो ट्रांसमिशन बिजनेस है इतना एफिशिएंट बिजनेस है, मतलब 30 के आसपास आरओसी ऐसा बिजनेस आपको जनरली मिलता नहीं है। तो वो बिजनेस भी मिल जाएगा। गुजरात गैस का तो अमेजिंग कंपनी गुजरात गैस, मतलब आप मतलब जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, आपको 20 के आसपास आरओसी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आप अगर गुजरात इसका देखोगे, मतलब एफआईआई देखो, एफआईआई डीआईआई सबका अच्छा खासा स्टेक है, ठीक है।
और उसके साथ बिजनेस ग्रोथ देखोगे 5 ईयर्स का बिजनेस ग्रोथ 15% के हिसाब से हो रहा है। नहीं एफिशिएंट है, वैसे कोई डेट डूड है वेरी नहीं, वेरी बड़ा अच्छा मतलब, और इस जगह पे, और मेरा घर में भी गुजरात गैस का ही पाइपलाइन है, तो देखता हूँ ना कितने है। हिसाब से जितना नया मतलब फ्लैट्स हो रहा है सारे जगह पे गुजरात गैस का ही कनेक्शन लग रहा है। और गुजरात गैस का सीएनजी स्टेशन भी बहुत ज्यादा इधर है, मतलब गुजरात में देखोगे सिर्फ दोनों का ही आता है, अदानी और मतलब इसका। तो और इसका मतलब वो आने वाला दिन पे अदानी का भी सर्कुलर आया, वो पूरी कंट्री का 14-15% गैस शेयर करने, अदानी टोटल का। उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान अदानी किया है। टोटल क्या है आपको देखो, 120 का पी में ऑलरेडी मतलब मल्टीप्लाइड है, हाँ तो वो इस नहीं नहीं, पूरा। मैं कह रहा हूँ, मैं जो गैस वाला आप एक्सपेंशन कह रहा हूँ, उस स्पिरिट को लेने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली गुजरात गैस अभी करेंटली 6 स्टेट पे है, तो उसका भी आने वाला दिन पे 12-15 स्टेट में एक्सपेंशन का प्लान है। तो मतलब आप गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लो या तो गुजरात गैस लो, दोनों इक्वल बेनिफिशियल होगा। हाँ, आप जो बोल रहे हैं इसमें क्या है, स्टेट पेट्रोनेट हो जाएगा तो उसमें क्या है, जब डीमर्जर का होता है 6 महीने तक तो स्टॉक डीलिस्ट होकर पड़ा रहता है, 6 महीने तक वो हाँ पैसा अटक के रह जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टॉक में देखा इतना वैल्यू मिलता है ना। जैसे मेरे पास वैल्यू एक मिलता है, वैल्यू मिलता छोटा कंपनी था, जैस इंडस्ट्रीज बोल के। तो जैस इंडस्ट्रीज मैंने अभी कौन सा लेवल पे जब लिया था, 1-1.5 साल पहले, मैंने बहुत कम उसमें इन्वेस्ट किया था, मतलब 15-20 हजार ही मैंने से लगाया था, उतना बिलीव था नहीं कंपनी में। तो मैंने लिया, उसके बाद इमीडिएटली वो मतलब सोचो कितना, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के आसपास हुआ। उसके बाद मैंने उतना खबर नहीं रखता था उसका, अचानक से देखा वो ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो मैंने उसका थोड़ा सा तहकीकात किया तो देखा वो डिमार्जर होगा बिजनेस। तो वो डिमार्ज होके जब हुआ तो उसने 2 बिजनेस उसने डिमार्ज होके हुआ, एक तो जस इंडस्ट्री जो था वो तो रहा ही, ठीक है, तो और उसके साथ जस गेज करके और एक शेयर दिया, और वो लिस्टेड हुआ, जो वैल्यू था उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स में लिस्टेड हुआ। तो अभी मेरे पास क्या है, इनिशियली जब वो दोनों कंपनी फिर से लिस्टेड हुआ ना, इनिशियल जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसका तो 2.5 टाइम्स में वो लिस्ट हुआ था, लेकिन जब वो फिर से रियल लिस्टेड हुआ, टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 5 टाइम्स में हुआ। और अभी उसके बनने का बाद उसके बाद जस्ट गेस्ट तो एक तो 3 गुना वैल्यूएशन पे लिस्टेड हुआ, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली मतलब 15-20 दिन तक अपर सर्किट में ही था। तो मतलब वो क्या है, मेरा डिलिस्ट होने का 15-20 दिन का अंदर मेरा टोटल जो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 5-6 टाइम्स हो गया था। तो हाँ सही ये कह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, आपको जब मार्जर डिमार्जर होता है ना, तो मेरे को लगता है जीटीएल जो बिजनेस है वो पेट्रोनेट का पूरा बिजनेस जीटीएल में जाने वाला है। तो उस जगह पे हाँ एक वैल्यू जब लिस्टेड होगा ना, एक ह्यूज वैल्यू अनलॉकिंग का चांस है। एक्चुअली आज के दिन में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का वैल्यू एक्चुअली 0 है, क्योंकि आप जो स्टेट पेट्रोनेट ले रहे हो उसका जो गुजरात गैस का जो होल्डिंग है उसका ही मतलब वैल्यू है 24,000 करोड़, तो और ये कंपनी ट्रेड कर रहे हैं 22,000 करोड़ में। तो मे बी ये वैल्यू अनलॉकिंग से डीमार्च की वजह से नहीं हो रहा है। और इसमें तो समय, इसमें कई जो ट्रांजैक्शन पीरियड पूरा पोर्टफोलियो में आना, सेटलमेंट होना 6 महीना लग जाता है। हाँ, तो मतलब मतलब कई आपको कई बार गुजरात चार स्टेट से 6 महीना पेट्रोनेट लग जाता काफी मतलब डिस्काउंट में आपको ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, चलो अभी बाकी जो है और एक कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है, यही लास्ट मेरा मतलब गैस बेस इकोनॉमी के लिए गुजरात मतलब एक कंपनी और लिखिता मेरा फर्स्ट चॉइस है। तो उसके मतलब उससे अच्छा कंपनी इस पूरा गैस बेस्ड इकोनॉमी में और पोटेंशियली मतलब सोचो आपको 22-25-30 हजार करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी, वो 10 गुना होगा ना तब भी आपको मार्केट कैप जाके 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। लेकिन एक 1.5 लाख 1.5 हजार करोड़ का कंपनी है जिसका इतना अच्छा पोटेंशियल है, वो अगर 20 गुना भी हो जाता है ना तब भी सब 30 हजार करोड़ का मार्केट कैप बनता है, जो मतलब अभी के ये सब कंपनी का बराबर साइज होगा। तो वो कंपनी में मेरे को ज्यादा बुलिशनेस है, ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी और एक क्या है, आपको 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। पेट्रोल एलएनजी हम लोग लिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वो गुजरात गैस जिस दिन डिस्कस किया था, पेट्रोनेट एलएनजी भी उसी दिन डिस्कस किया था। पेट्रोनेट एलएनजी क्या है, अभी मैंने बोला पेट्रोनेट एलएनजी में 4 जो मेजर्स है इंडिया का, तो वो मेजर वो उसका प्रोमोटर्स है, जैसे क्या ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन है, गेल है और भारत पेट्रोलियम है। तो सबका इक्वल है, तो मतलब ये एक्चुअली इनडायरेक्ट एक पीएसयू है, ठीक है। एक इसका एफआईआई का स्टेक देखोगे ह्यूज है, डीआईआई का स्टेक देखोगे ह्यूज है, पब्लिक स्टेट। ये क्या कहते हैं, जो भी इंपोर्ट होता है इंडिया का नेचुरल गैस वो लिक्विडिफाइड फॉर्म पे होता है,
इसका बहुत सारे टर्मिनल्स को लिक्विड आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस लिक्विडिफिकेशन गैसिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसका 80-90% इंडिया का मार्केट शेयर ये कंपनी के पास है। तो अभी देखोगे पेट्रोल एलएनजी इसका जो वो है 12 का पीई में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आरओसी एक बिजनेस अच्छा एफिशिएंट है या नहीं, वो आरओसी से डिपेंड करते हैं। ये भी 30 के आसपास आरओसी में बिजनेस वो कर रहा है, और इसका बिजनेस ग्रोथ देखोगे मतलब उतना ज्यादा नहीं है। यही जगह पे एक मेरा नेगेटिव पॉइंट है, 5 साल का बिजनेस ग्रोथ 7% है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का बिजनेस ग्रोथ आपको 27% का सीएजी, मतलब लास्ट 3 ईयर्स इसमें पीक लिया मतलब बिजनेस ग्रोथ में। और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब लास्ट ईयर जून से अभी क्या, तो मतलब रिसेंट टाइम में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसका मतलब आप अगर कैपेक्स प्लान भी देखोगे, मतलब एक्सपेंशन प्लान, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इसके मतलब ह्यूज प्रोजेक्ट्स लिया हुआ है, और भी बहुत सारे टर्मिनल्स, ईच एंड एवरीथिंग, स्टोरेज टैंकर, ठीक है, जेटी, ये सब में मतलब ह्यूज एक्सपेंशन प्लान है इसका। आप अगर देखोगे मतलब ये थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब इतना ज्यादा ह्यूज एक्सपेंशन आप प्लान, मतलब एक बार चार्ट दिखाओ पेट्रोलेट का, एनएनजी का, विद्युत जी, इसका देखो हाँ उसमें बड़ी आ रहा शॉर्ट। हूँ 532 एक्चुअली ये कंपनी है, मैंने लिया था आपका जो इलेक्शन का टाइम था ना, इलेक्शन पे जो डीप आया था, उसका इलेक्शन काउंटिंग का नेक्स्ट दिन मैंने लिया था ये कंपनी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट इस जगह पे लिया था इसको 275 276। और उसके पहले मतलब आप अगर मंथली चार्ट देखोगे, इस जगह पे देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, सुखेंदु दा जो आप बोल रहा था, नहीं, तो मैं आप वो स्क्रीनर वाला चार्ट दिखाओ ना, इसको कुछ दिन पहले, एक साल भर पहले एकदम सडनली 190 दिया था, 195 दिया था स्क्रीनर वाला, उसमें देखा। हाँ, थोड़ा इसको चार्ट को लंबा करो, 3 साल। ओह, हाँ सडनली एक डीप आया था। 3 साल, 5 साल करो, 5 साल करो। 5 साल किया सर। नहीं, 10 साल करो। तो ये देखो, मतलब एक तो रेंज में चल रहा था लास्ट 4-5 साल से, लास्ट 4-5 साल से ऑलमोस्ट वही उसी रेंज में 200, मतलब सब 200, 195 से लेके 270-75 यही रेंज था। तो एकदम, और ये जब भी 200 आता है, 270-75 तो चल ही जाते हैं, शॉर्ट स्पैन में जाता है। तो एकदम ये 1 साल पहले आप 2023 की मिडिल में, नवंबर हाँ, में। नवंबर में देखिए एकदम शॉर्ट स्पैन में तुरंत वो 250 से आया था। और ये बहुत इतनी बार जो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, तो इस बार क्यों करेगा? तो ये उस समय अचानक से मतलब हमने स्पॉट भी कर पाए थे, और ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने उठाए, लेकिन इतनी लॉन्ग व्यू नहीं लिया था सबने, वो 270-75 में काफी लोगों ने बुक कर ली। एक्चुअली मैंने 270 पे एंट्री किया। हम्म। एक्चुअली इसको इतना अच्छे तरह से याद है क्योंकि इसके पहले डिस्कस किया था, और बट उस ये जगह पे अभी अभी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग दे रहा है, बहुत अच्छी सिग्नल है। हाँ मेरा मतलब इस जगह पे जो है देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस जगह पे मैंने तो देख लिया था, ठीक है। और मैंने हाँ, ये मल्टी अच्छा, ईयर ब्रेकआउट जब होता है ना, उसको रिटेस्टिंग के लिए वेट करता हूँ मैं। तो बहुत उसके बढ़िया। बाद इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा इस जगह पे एकदम उसी जगह पे आया, तो इस दिन मैंने बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ले नहीं पाया था उस दिन। तो नेक्स्ट दिन थोड़ा सा डीप दिया, तो मैंने 270 के आसपास लिया था। तो इसको अभी भी मैंने पूरा का पूरा ही होल्ड कर रहा हूँ, जो भी ये चार्ट में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म व्यू के लिए मैंने उतना मतलब उसमें नजर दे नहीं रहा हूँ। इस जगह पे ऑब्वियसली एक ब्रेकडाउन है, तो आपको फिर से वही लेवल पे फिर से मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी है, आप मतलब अगर जो नया लेगा उसका 300 300 के से नीचे, 280 की लेवल मिले तो अच्छी लेवल है। यस, 300 से 280 का लेवल मिले तो बहुत ही अच्छा है। आज तो जो मार्केट जो करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो अगर हुआ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जगह तक आ सकता है। अगर इस जगह पे आ जाए तो मेरे को तो जो भी होल्डिंग्स है तो उसको मैं तो डबल कर लूंगा। अभी क्या है, मैंने पूरा 100% इस जगह पे लिया था एक्चुअली, जो इलेक्शन का नेक्स्ट दिन। तो एक्चुअली थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा बहुत मैंने 20-30% निकाल दिया, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट में थोड़ा सा पिकेशन मैंने ले रहा हूँ, तो जो भी लिया था इनिशियली उसका 20% 30% मैंने निकाल दिया। तो लेकिन अभी भी इनिशियल जो लिया था उसका 70% होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा जो फर्दर प्लान है, वो अगर 300 का आसपास से आए, फिर से 10% और एकदम नीचे इस जगह तक आए, तो मतलब
फिर से और भी ज्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया अगर देखो इंडिया में जो गैस मिलता है वो लिमिटेड है। अगर गैस बेस्ड इकोनॉमी जो अगर बनने वाला है तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। उसलिए आप लिखिता को देखा होगा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। गेल का जो कैपेक्स है उसमें भी पाइपलाइन का देखोगे, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का कैपेक्स बहुत ज्यादा है। तो क्रॉस कंट्री जो भी मतलब आने वाला जो भी आता है लिक्विडिफाइड फॉर्म में जो भी आएगा, तो आपको मतलब एक तो पाइपलाइन के थ्रू से, और जो लिक्विडिफाइड ट्रांसपोर्ट के थ्रू से आएगा वो पेट्रोनेट एलएनजी के थ्रू से ही रीगैसिफिकेशन होने वाला है। तो इस कंपनी का बिजनेस तो आने वाला दिन में बहुत ज्यादा है। और एक पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करने के लिए एक पीएसयू एक अच्छा बड़ा कंपनी रहता है तो वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसका देखो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ये लोगे तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। आरओसी बहुत अच्छा है, बहुत कम पीएसयू को मैंने देखा 30 का आरओसी में, और उसका 14 मतलब ऑलमोस्ट 15 का रिटर्न ऑन एसेट। बिजनेस ग्रोथ भी ठीक है लास्ट 3 साल का। तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्टेड चार्ट भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता और है क्राइसिस के समय थोड़ा स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो में ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो एक गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी या तो गेल जो हमारा करेक्शन लेवल है वो लेवल पे आए तो हम लोग लिया, तो मतलब आपका मतलब उस क्राइसिस के टाइम पे मतलब बहुत अच्छा स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो को थोड़ा देता है। और ये सब स्टॉक भी देखो अगर जो भी गैस बेस्ड इकोनॉमी का जिस हिसाब से प्लानिंग है उसके हिसाब से हुआ तो ये सब कंपनी सारे 5 से 10 गुना बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, आप अगर सही लेवल पे लोगे ठीक है तो इसका अगर मार्केट कैप 40,000 करोड़ है तो 4 लाख करोड़ नहीं बनेगा, एक नहीं बोल सकता है। क्योंकि अगर गैस बेस्ड इकोनॉमी 5 टाइम्स होगा तो इसका भी बिजनेस 10 टाइम्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब नहीं होगा। तो ये सब क्योंकि टेलविंड्स गवर्नमेंट का चलता है, जिस सेगमेंट में गवर्नमेंट का पुश रहता है तो उस सेगमेंट में थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको मिलता ही है। ठीक है, तो ये 3 तो मेरा तो मास्ट जो है लिखी था। और कौन सा लेवल पे अगर लेना है नहीं लेना है सब कुछ मैंने बोल दिया। ठीक है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट या तो गुजरात गैस, ये दोनों में से कोई भी उठाओ, और कौन सा लेवल पे लेना है वो एक बोल दिया। और गुजरात पेट्रोनेट एलएनजी गेल सबका सब बोल दिया, क्योंकि एक सेगमेंट है जिसमें बहुत ही ज्यादा टेलविंड आने वाला दिन में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का भी हम लोग बताया था। तो ये एक आने वाला दिन का एक सेगमेंट है। ठीक है, तो ये सब का बाहर एक कंपनी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेरा हिसाब से उतना बिजनेस ग्रोथ है ना कुछ है, तो वो थोड़ा इसका पर्सपेक्ट का बाहर है। वो है मुकुंद करके एक नहीं ये कंपनी नहीं है, मुकुंद लिमिटेड। ठीक है, सिर्फ 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, ये कंपनी मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ। इसका बिजनेस ग्रोथ देखोगे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, 5 साल का 7% करके, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का बिजनेस ग्रोथ CAGR 24 वो है, मतलब 24% का CAGR है। इसका डेप भी देखोगे बहुत हाई है, लेकिन मतलब ये अगर डेप देखोगे लास्ट कुछ साल से बहुत ही मतलब ह्यूज मतलब वो रिड्यूस किया। और आप इस जगह पे देखोगे कंपनी मतलब स्टेक रिड्यूस करके भी मतलब बिजनेस ग्रोथ, तो इस जगह पे और इसका क्लियर कट रिपेमेंट प्लान भी है। लेकिन मेरे को इस कंपनी का क्यों नजर अटका, इसका प्रोमोटर कौन है किसी को पता है? ये तो बजाज ग्रुप दिखा रहा है। यस, बजाज हाँ दादा, ग्रुप, बजाज फिन से, बजाज फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग का बजाज का जो भी कंपनी है नहीं उसका सर, जो ये प्रोमोटर है सर सारे ये वही राहुल है। बजाज की कंपनी है सर। हाँ लेकिन आप ये जो जमान के जमनालाल जो सॉन्स है ये भी यही आपका बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसेप का सबका प्रोमोटर यही है। सर वो दोनों अलग अलग है सर, बजाज फिनसर्व का प्रमोटर अलग है और इसका अलग है। अरे इन लोगों का है सर, अब मैं देखो हाँ वो सही है, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल बजाज के अंडर में मुकुंद इंडस्ट्रीज आई थी और उनका बेटा संभाल रहा है इस समय। मेरे को तो उतना देखो प्रोमोटर इस जगह पे देखो, ये जो जो सेकेंड हाईएस्ट स्टेक है किसका है, जमनालाल सॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका उसका वही है इसका प्रोमोटर। अब देखो यही है ना, आप बजाज फाइनेंस बोलो, बजाज फिनसेप बोलो, सब में जो मतलब सेकेंड हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग है सेम उसके है। और बजाज जो ये जो है इस जगह पे अगर देखोगे जो बजाज सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड उसका भी मतलब 10% का स्टेक है।
तो सेम ऑलमोस्ट 90% प्रोमोटर दोनों का सेम है, जिसका जैसा शेयर होल्डिंग। तो मतलब बजाज ग्रुप वन ऑफ द एफिशिएंट, मतलब ये जो प्रोमोटर्स है ऑलमोस्ट 90% प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है, जिसके संभाल रहा है कोई भी एमडी उतना देखा नहीं मैंने, बहुत ज्यादा डिटेल में किया नहीं। लेकिन इसका क्या है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसका जो स्पेशलिटी स्टील्स है, जिसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, ठीक है, कार्बन स्टील, स्पेशलिटी स्टील, वो सब में बहुत ज्यादा फोकस है। और इसने जो सुमिटोमो इंडस्ट्रीज है उसको, मतलब वो ये जो स्टील का सेगमेंट में है, वो स्टील सेगमेंट में वर्ल्ड में बहुत कम कंपनी मतलब है, उसमें से एक है सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों कंपनी मतलब 8-10 साल पहले मार्च हो गया था, मतलब उस दोनों को उसके साथ मतलब एक जॉइंट वेंचर बना के सुमिटोमो का कुछ है और इसका कुछ मतलब होल्डिंग है। अभी वो जो देखा जमनालाल जो ग्रुप का है, उन्होंने उसका भी स्टेक थोड़ा सा बेचा इसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो जॉइंट वेंचर है मुकुंद सुमी स्पेशलिटी स्टील, तो इसके पास जो एक्सपर्टाइज है वो वर्ल्ड का बहुत कंपनी के पास है। ये इवन आप इस बार का बजट में देखा होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट का मतलब वो देखा मैंने, उसमें कुछ तो उसने मतलब बजट भी रखा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ाने का भी बात बहुत सारे चल रहे हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो स्पेशलिटी स्टील्स का इंस्ट्रूमेंट का जो बनाना पड़ता है, वो स्पेशलिटी स्टील भी इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो बनाता है, वो है मुकुंद, ठीक है। और दूसरी बात है, ये हेवी इंडस्ट्रीज में भी मतलब हेवी क्या होता है, जैसे क्रेन्स ये सब जो बनता है, इसका जो मशीनरी डिवीजन है वो डिवीजन में भी ये है, ठीक है। जो जैसे इसरो का जो क्रेन बना था, वो भी इस कंपनी ने बनाया, ठीक है। इसका जो हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन आप अगर देखोगे, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, ये जो इस जगह पे दिखा है ना, ओनली 4% है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूटी एंड अदर क्रेन स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग। ये जो सेक्टर है सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इसका कहाँ पे मेरे को मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर नहीं है, इसका वेबसाइट में मेरे को मिला था। जो इसरो का जो स्पेशल जो क्रेन है, उसका रॉकेट बॉकेट लॉन्चिंग वो सब में यूज होता है, ठीक है। तो उस पे क्रेन्स भी ये इसरो के साथ जॉइंट वेंचर में वो बनाया है, ठीक। वो अभी मतलब ये क्या है, वेबसाइट में जब देखता हूँ कहाँ पे देखा उतना, इस जगह पे आप अगर देखोगे, या तो मैंने इसका उसमें पढ़ा जो क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट से, ये जो आपको ये क्या बनाता है, ये जो इंडस्ट्री में जो हेवी क्रेन्स यूज होता है, उसका मशीनरी डिवीजन जिसका अभी बहुत कम है, मतलब उसका वो है। तो और इस बिजनेस में भी इसका मतलब लीडरशिप ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा पोजीशन है। तो जो भी है, देखो अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो देखो इसरो का, इसको के साथ इसका कोलैबोरेशन में जो हेवी मशीनरीज डिवीजन के ऊपर मैं एक बुलिश हूँ, वो और मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि इस इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम है, ठीक है, उसके लिए ये मतलब ये सब तरह का, जैसे एक कंपनी था एसी करके, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वो कितना नीचे हम लोग लिया था और कितना अभी बढ़ गया। तो इस तरह का जो क्रेन्स ये सब जो बनाता है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया मतलब जो इंडिया का डेवलप होगा उसमें डायरेक्ट हो रहता है। और स्टील में कार्बन स्टील ये सब में जो स्पेशलिटी स्टील उसको बनता है, इसका जो मेजोरिटी जो कार्बन स्टील वो जनरली ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनाने में लगता है। तो उसका बजाज ग्रुप का जो ऑटोमोबाइल से उसमें ही कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। दूसरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो स्टील यूज होता है, वो सिर्फ इंडिया में एक ही कंपनी है, तो जो बनाता है वो है ये मुकुंद, ठीक है। तो अभी क्या देखोगे, अभी एक ही सिचुएशन इसका खराब है, बिजनेस ग्रोथ मेरे को उतना ज्यादा दिख रहा है यार, ह्यूज डेप्ट है, लेकिन डेप्ट रिडक्शन प्लान इसका बहुत क्लियर है। और दूसरा है इसका सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोमोटर से बजाज ग्रुप के साथ, तो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में है। और अभी इसका जो और एक चीज अच्छा लग रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा मेरे को दिख रहा है। हाँ इसका, लेकिन वो जो सॉरी सॉरी ये तो मतलब मैं बजाज सॉरी, वो तो मतलब इस जगह पे कहा है डेप, हाँ 1.62 है मुकुंद का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, और बिजनेस ग्रोथ भी लास्ट 5 साल का उतना ज्यादा मेरे को मतलब 7% है, ठीक है, ठीक ठाक। लेकिन इसका मतलब मेरे को जो अच्छा लग रहा है, चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, एक्चुअली चार्ट अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको देख रहा था, ठीक है। तो उसके बाद देखा, देखो अभी एक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी ऐसा है
तो एक अभी उसमें कौन एमडी है, कौन संभाल रहे वो तो पता नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट 90% शेयर होल्डर्स सेम लगा। तो इस जगह पे अगर एक देखोगे, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इस जगह पे, तो मतलब 152 के नीचे, मतलब मल्टी ईयर्स से आप अगर इस जगह से देखोगे 1996 से उसके ऊपर कभी गया ही नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और नया बिजनेस सेगमेंट जो इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट हैंडलिंग क्रेन और उसके, तो और उसका कैपेबिलिटी इतना अच्छा है जी, इसरो के साथ प्रोजेक्ट्स में उसका जो रॉकेट व्हीकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट वो सब का जो क्रेन्स है वो भी ये बनाया, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी जो स्टील होता है, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी तो है, लेकिन शायद इतना अच्छा से वो यूटिलाइज नहीं किया। अभी गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर का फोकस इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोमोटर बहुत अच्छा तरह से मतलब डेप रिडक्शन के लिए बहुत सारे नॉन कोर एसेट को बेच के उसका डेप ऑलरेडी 1400 करोड़ का डेप को मतलब रिडक्शन किया। और इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद इस जगह पे मतलब वो रिटेस्ट कर रहा है। देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम तो था, और इस जगह पे भी देखोगे उसको रिटेस्ट करके थोड़ा सा वो दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो इस जगह पे 20-30%। और देखो अगर मार्केट करेक्शन हुआ तो ये शायद नीचे भी आ सकते हैं, 120-100 का लेवल पे भी आ सकते हैं। देखो मार्केट करेक्शन होता है तो कोई भी स्टॉक मतलब करेक्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन इस स्टॉक में मेरे को बहुत ज्यादा डीप दिख नहीं रहा है। नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा करेक्शन होगा तो 140, और बहुत खराब हुआ तो ये सब अपॉर्चुनिटी होगा। मैं तो लूंगा, मेरे पास अभी है नहीं, मैं अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन में 30-40% लूंगा, बाकी करेक्शन होगा तो 10-10% करके। तो ये कंपनी एक पोटेंशियल कंपनी से पूरा का पूरा बजाज ग्रुप के साथ मतलब शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको पोटेंशियली मैंने उठाऊंगा, मैंने इतना रिस्क लूंगा इसमें, ठीक है। तो इतना क्योंकि प्रोमोटर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब जो भी प्रोमोटर्स स्टेक होल्डर्स है, हाँ, तो वो क्या है इंडिया में ऑलमोस्ट रेपुटेड है, ऑलमोस्ट रेपुटेड नहीं, वो बहुत ज्यादा रेपुटेड प्रोमोटर्स है। तो उसके हिसाब से इसके पास प्रोडक्ट्स जो लाइन है बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट लाइन है, जिसको बहुत अच्छा एफिशिएंट प्रोमोटर अगर है वो कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब उसका टेल एंड है। तो इसका प्रोडक्ट के हिसाब से और बिजनेस जो भी सेगमेंट्स में है उसके हिसाब से एक सेगमेंट। और दूसरी बात है देखो, सुमितोमो जो है वो जापानीज एक बहुत ही मतलब वर्ल्ड लीडर ग्रुप है, बहुत सारे सेगमेंट में है। उसको क्या कहते हैं, एग्रोकेमिकल से मतलब उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज में है, और भी बहुत सारे सेगमेंट में है। सुमितोमो ग्रुप जिसमें भी जाता है ना, वो ग्रुप का ऑलमोस्ट वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी लीडर्स होता है। तो सुमितोमो ग्रुप अगर इसके साथ कोलैबोरेशन में है स्पेशलिटी स्टील के लिए, तो इस कंपनी की कोई तो बात है, ठीक है, जॉइंट वेंचर में है। तो ये सब चीज देख के, ठीक है, भले ही मेरा एक दो मतलब चेकलिस्ट इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे डेब्ट हो गया, बिजनेस ग्रोथ हो गया, लेकिन तब भी मैंने लूंगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रोमोटर, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। चलो आप लोगों को क्या बोलना है इसमें, बोलो। किसी को कुछ नहीं बोलना है? बजाज सर, इसका जो स्टील प्रोडक्शन है वो बजाज स्कूटर के भी काम आता है, और बजाज स्कूटर इस समय टू व्हीलर एक्सपोर्ट सेगमेंट में नंबर 1 है इंडिया से। इसका डोमेस्टिक मार्केट बजाज स्कूटर का अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर 1 है इस समय, और ये सर ग्रोइंग है। बाजाज स्कूटर का फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छा है, मतलब चेतक बेतक सब रिलॉन्च कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, और ये बजाज स्कूटर और ये मुकुंद स्टील दोनों राजीव बजाज मतलब राहुल बजाज के ग्रुप में है, और राजीव बजाज दोनों को हैंडल करते हैं। हाँ देखो मैं वही बोल रहा हूँ, हैंडल कोई भी करे, लेकिन प्रोमोटर ऑलमोस्ट सेम है। आप 90% शेयर होल्डिंग 1-to-1 कंपेयर करोगे बजाज फाइनेंस और इसका, 90% प्रोमोटर सेम है। तो हैंडल एमडी कोई भी हो, लेकिन जो प्रोमोटर्स जो बेसिक प्रोमोटर्स है वो सेम है। समझा क्या बोला? ग्रोइंग है, ग्रोइंग एस्पेक्ट है। स्कूटर एक्सपोर्ट टू व्हीलर एक्सपोर्ट सेगमेंट में और बहुत अच्छा चला है। सीएनजी का पहला स्कूटर इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, मैं उससे भी ज्यादा मतलब वो है क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप सेम है, और दूसरा इसके पास प्रोडक्ट्स लाइन जो है स्पेशलिटी स्टील का जो कैपेबिलिटी है। अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में स्पेशलिटी स्टील का भी एक बहुत ज्यादा रोल रहता है। और जो वेरी स्पेशलिटी स्टील्स जिसमें मतलब ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टेक्नोलॉजी लीडर्स है, मतलब सुमितोमो जो इसके साथ जो मुकुंद सुमितोमो जो जॉइंट वेंचर है, दैट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी लीडर्स फॉर द स्पेशलिटी स्टील्स। तो इंडियन गवर्नमेंट का काफी सारा पुश है स्पेशलिटी स्टील का। दूसरा जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिवीजन है, जिसका इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि
मैं अभी मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कंपनीज जो है जो भी है उसको मैंने इकट्ठा कर रहा था। जैसे वो टाटा ग्रुप का वो कौन सा है, टीआरएफ है, उसके बाद टीआरएफ मैंने एक्चुअली लिया इसलिए नहीं, उसको कुछ मार्जर होने वाला है टाटा स्टील के साथ, ठीक है। वो है जॉस्ट इंजीनियरिंग, हम लोग ले चुका है ऑलरेडी। तो ये सब कंपनी जो मटेरियल हैंडलिंग डिविजन्स में है, मेरे को उसमें लॉन्गर टर्म के लिए बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखता है। तो इस कंपनी के पास भी है, शायद बजाज ग्रुप का मतलब है जो भी है। तो बजाज ग्रुप का देखो सेम है, तो इसमें शायद मटेरियल हैंडलिंग जो बिजनेस है तो इसका थ्रू से भी जा सकते हैं। तो मैंने इसका जो कैपेबिलिटीज है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटीज नहीं है तो इसरो इसके साथ जॉइंट वेंचर, मतलब इसरो इसके क्रेन नहीं लेता था। इसरो का जो हेवी क्रेन है इसने बना के दिया, ठीक है। तो इसके पास कैपेबिलिटीज तो है। और मटेरियल हैंडलिंग में इंडिया में जो पूछ आने वाला है, क्योंकि मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम सारी जगह पे है, तो मटेरियल हैंडलिंग का तो यूजेस तो बढ़ेगा। तो ये दो चीज के लिए और बजाज ग्रुप के लिए मैंने इसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है। और प्लस मेरा तो फास्ट काम चालू होता है चार्ट से, तो चार्ट इसका अच्छा है। चलो शुभेंदु दा, आप हो इसमें? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो ब्रेकआउट लेवल है मार्केट कंडीशन में देखते हुए 150 अच्छा लेवल है। देखा जाए थोड़ा ओवरऑल निफ्टी और इंडेक्स को नजर रखना पड़ेगा। तो उसने ही मतलब अभी क्या 20-30% क्योंकि लेके इसको देखने के लिए रख सकते हैं, टोटल जितने भी प्लान है। और बहुत ही अच्छा प्रोमोटर ग्रुप है, सही है ना शुभेंदु सर? वो तो है ही है, उसका कोई जवाब नहीं। नंबर ऑफ आपका वैल्यू क्रिएशन का उनका एक्सपीरियंस है। तो 150 जबरदस्त लेवल है वैसे, और मतलब 2006 की लेवल को क्रॉस करने वाला। हाँ सही है। अच्छा, वो आपकी चार्ट में 90 के पहले वाला भी चार्ट दिखाता है। हाँ ये तो क्या है, एक पेड सॉफ्टवेयर है तो मतलब वो हाँ, देते रहते हैं। 1992 से दिखाता है। एक्चुअली ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 200 का लेवल। देखो वापस भी उसी जगह से है, लेकिन वो ब्रेक करेगा थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि ये जो लेवल है 2007 का लेवल अगर ब्रेक किया तो ये भी ब्रेक करेगा, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए पर मुझे अगर अगर मार्केट ने डीप दिया तो आपको 150 में मिलेगा, इतना हमें लग रहा है। हाँ, तो मतलब वही बोल रहा हूँ, डीप दिया और जितना नीचे जाए मेरे लिए तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मतलब थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो रेंज है ना उसके आसपास रहे इस मार्केट में, तो थोड़ा सा खतरा कम रहता है, बाकी होल्डिंग पेशेंस बढ़ जाता है उससे। ये जगह पे एक मल्टिया सपोर्ट है 150 का आसपास, 150-40। हाँ, और वो क्या होता है, जब मार्केट गिरता है ना, मार्केट नेगेटिव रहता है तो थोड़ा वो मोमेंटम में डिप भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जितना नीचे जाए वो तो अच्छा ही है, तो ज्यादा से ज्यादा डिप दिया तो हाँ, चलो वो 150 प्लस माइनस 10 रुपए चलता है। हाँ, तो 150 के आसपास जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेटेड। अभी किसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा है तो 10-20% लेके कंपनी टैकिंग के लिए रख सकते हैं। तो ठीक है कंपनी। क्या बोलते हैं शुक्रिया, वो आपका है। ओवरऑल क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल ठीक है बजाज का, क्योंकि बजाज एक हम लोग बजाज का उस समय बहुत पहले ट्रैक करते थे, बजाज स्टील करके था। हाँ वो तो कितना बढ़ वो गया है। हाँ हाँ वो हाँ उस हाँ टाइम हाँ, हम लोग वो लिया था आपको पता 2-3 साल होगा, हम पहले। लोग कोविड के समय उसको ट्रैक करते थे। फिर उस समय साला ऐसे सर्किट लग के बढ़ता था, फिर ले नहीं पाते, चलो देख लेंगे लेंगे करते करते 200-250 रुपए से एक्चुअली ये लोगों को लग रहा है ये कहाँ ट्रैक करता था, एक्चुअली आप लोगों को बोल दो। एक्चुअली सुकेंदु था मेरा अभी 2500 रुपए है। सबको, बाकी सबको बोल दो, सुकेंदु था एक्चुअली मेरा बैचमेट थे। हम लोगों का एक्चुअली हमारा बैच का, बीटेक का बैच का 4-5 बंदा का एक ग्रुप है, तो हम लोग उसमें ये डिस्कशन करते रहते हैं। तो उस ग्रुप पे हमारा डिस्कशन हुआ था, सुकेंदु एक्चुअली वही बोल रहा है। तो हम लोग वो जॉइंटली डिस्कस करके तो इन्वेस्ट हाँ, करते बजाज रहते के हैं। ग्रुप से तब भी हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया था कि बजाज ग्रुप का छोटा स्मॉल कैप शेयर है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। बजाज स्टील का भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक स्पेशल है, जो कॉटन की जिनिंग मिल है, कॉटन जिनिंग मिल बनाते हैं। कोई इस तरह का काम नॉर्मल है नहीं, और बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत स्पेशलाइज, बहुत यूनिक है, बहुत कम लोग करते हैं। तो एक्चुअली वो बाजाज स्टील का क्या था सुगंधु था, वो तो जिनिंग में उसका कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, लेकिन उसने हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तो उससे देखो वैल्यू क्रिएशन कितना किया ना, 200-250 के वो नहीं, तो। वैल्यू क्रिएशन एक्चुअली उसलिए हुआ है उसका, वो दूसरा मटेरियल हैंडलिंग और ये सब बिजनेस में मतलब पेनिट्रेट किया। हाँ, दूसरा उसका भी आप अगर मार्केट शेयर देखो उसका, मतलब जिनिंग का बिजनेस अभी 50% ही रहा। मतलब बाकी जो जो सेगमेंट्स में वही अच्छा प्रोमोटर जो होता है वही होता है एक्चुअली।
आपको मतलब नहीं, एक जगह पे। वो भी वो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो भी ऑलमोस्ट 2006 से 2020 तक कोई विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज पड़ा हुआ था। यस। तो ट्रेन से जब बाहर आया कैसे चला, तो इसमें भी ये भी वैसे ही दिख रहा है, बड़े लंबे समय के बाद बाहर आया है और इस तरह का अलग बिजनेस में, स्पेशलाइज्ड स्टील बिजनेस में है। 5,000 करोड़ की एनुअल सेल है, मार्केट कैप 2500 करोड़ है, तो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड तो है ही है। यस। और चार्ट से बाहर आया है, तो थोड़ा अप डाउन डिप दिखा सकता है, अपॉर्चुनिटी की तौर पे उसको लेना चाहिए कहाँ पे, और थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए बस। और आपको देखो लास्ट 3 साल का बिजनेस ग्रोथ भी 24% का CAGR है, और ये कंपनी क्या लॉस टू प्रॉफिट है देखो लास्ट और 3 ईयर में। ग्रेजुअली वो डेट कम कर रहा है, वो दिख रहा है। मतलब इस टाइम तक रियली स्ट्रगल कर रहा था कंपनी, लेकिन देखो लास्ट 3 ईयर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मतलब लास्ट देखो कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है। तो कंपनी जो है दिख रहा है एक रिवर्सल कंपनी की तरह दिख रहा है, मतलब टर्न अराउंड तरह का। और इस ग्रुप के पास पैसा का तो कोई कमी नहीं है, इतना छोटा मोटा डेट इस ग्रुप के लिए उतना बड़ा बात है नहीं। और अभी रिवर्स भी अच्छा खासा बढ़ गया है, तो मतलब उतना मेरे को रिस्क नहीं दिखता है जो डेप की वजह से कोई कंपनी का रिस्क होता है। सही है ना सुगंधुदा? तो मतलब ठीक है कंपनी, मतलब अभी इसका मतलब मैं ज्यादा मतलब क्रेन्स का जो बिजनेस है वो लेकर भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट प्लस स्पेशलिटी स्टील दोनों एक कंपनी में मिल रहा है, तो मतलब दैट इज वेरी गुड। मतलब एवरी पर्सपेक्ट से एक कंपनी तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो, आज बहुत ज्यादा हो गया, आज बंद करते हैं। दादा दादा मुझे एक स्टॉक देख सकते हो अभी और एलएनजी के टाइम नहीं है, रिलेटेड। ऑलरेडी देखो 2 घंटे का होता है, 2.5 घंटा हो गया है। ठीक है दादा, नेक्स्ट क्लास में। दादा मुझे बजाज हाउसिंग का आईपीओ लगा है, तो अभी आपने इतना ये बोला है प्रमोटर के बारे में, तो वो रख सकते हैं क्योंकि अभी जो लिस्ट तो हुआ अभी है वो क्या है बजाज, मैंने तो कभी IPO में पढ़ता नहीं हूँ, बजाज हाउसिंग का मैंने उतना देखा नहीं है। ठीक है, और दूसरा बात है मैं देखो बजाज फाइनेंस या तो बजाज फिनसेप में इस सब में क्या है, वो जिस तरह से मार्केट लीडर है स्मॉल फाइनेंस में, मेरे को हाउसिंग में बजाज मतलब हाउसिंग फाइनेंस उतना मार्केट लीडर कंडीशन में दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो होम लोन 2 साल पहले लिया था उस टाइम जो देखा था, ठीक है, उसका जो HDFC है या तो बाकी जो PSU बैंक है उसका कंपटीशन में इसके साथ मतलब कोई पे खड़ा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे को बाकी बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा था उसका कम से कम 0.5% इंटरेस्ट रेट ज्यादा में दे रहा था। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस मतलब ये सबसे कंपटीशन में मेरे को देखो, मैं कोई ना बैलेंस शीट देखा ना कुछ देखा, लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस से जो है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में अभी इसको बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगेगा बाकी बैंक को, या तो उसके जगह हाँ अभी बहुत कम इनिशियल लेवल पे है तो अभी पता नहीं। तो आप फ्री शेयर तो रख ही सकते हो क्योंकि अभी तो 3-4 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया दादा। तो फ्री शेयर तो रख ही सकते हो। और बजाज कंपनी ऑब्वियसली उसको क्या प्लान होगा फ्यूचर प्लान, क्योंकि मैं IPO देखता नहीं हूँ ना मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने लेके पहली बात किया दादा, वो लग गया। वो पता नहीं इस बार सबको ही लगा। मेरा भी एक फ्रेंड ने 6 अप्लाई किया तो उसमें से 5 लग गया इसको। सबको लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो भी अप्लाई किया सबको मिला। ठीक है, नहीं, थैंक यू आईपीओ दादा। साइज बड़ा था वैसे, सही बात है, पैसा तो डबल हो गया। तो अगर वो आप बजाज फाइनेंस जैसे, बजाज मोटर जैसे व्यू रख रहे हो ना, तो दैट टेक लॉट ऑफ टाइम। वो ऐसे आप उसको आज की डेट में उसको एक्सट्रापोलेट करके आप वो उस वैल्यूएशन को, उस वेल्थ क्रिएशन को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हाँ। बहुत पेशेंस लेगा, बहुत टेस्टिंग करेगा। आप बेटर रहेगा, जैसे विद्युत जी गाइड कर रहे हैं, आप जी जी पार्शियल बुक करके पार्शियल कैरी करिए, क्योंकि वो और बीच दूसरी में। बात है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसेप क्या मार्केट में एक नया डायमेंशन क्रिएट किया था आपको। मतलब ये स्मॉल फाइनेंस, कोई दुकान में जाओगे आपको जो दुकान में कोई सामान खरीदोगे उसमें भी EMI में मिल सकता है, वो कॉन्सेप्ट कोई सोचा ही नहीं था। तो दैट इज द मेन रीजन। नॉट ओनली दैट, वो जो फ्लेक्सी लोन का कॉन्सेप्ट है और उसको पॉपुलराइज करना और प्रैक्टिकली सबको देना, वो बहुत जबरदस्त रिवोल्यूशनरी चीज था। मतलब आज वही इंडियन। अभी भी आधे से ज्यादा बैंक या कोई कंपनी नहीं कर पाता। तो उसको वो देखते हुए कॉपी कर रहा है, कोटक कह लो, ये कह लो। वो हाँ एक बहुत ही नया चीज लेके आया था।
उसके साथ भी वो ओवरड्राफ्ट वाला लोन भी मतलब ये बजाज हाँ ही उसी फास्ट का लेकर आया। ओडी का ही कह रहा हूँ, ओडी का ही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, वो उसके साथ भी मतलब जो माइक्रो फाइनेंस है, दुकान में कोई भी शोरूम पे जा रहे हो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है, ये कॉन्सेप्ट कोई सोच नहीं पता था। तो ये सब रेवोल्यूशनरी चीज लेकर आया था। अभी हाउसिंग फाइनेंस में वो कितना रेवोल्यूशनरी चीज लेकर आएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में मेरे को दिखता नहीं कहाँ पे खड़ा है। बाकी बड़ा बड़ा बैंक वो सब बहुत आगे है इससे। ऊपर वो जियो भी हाउसिंग फाइनेंस में आ जाएगा। हाँ, तो मतलब वो बिजनेस में मेरे को मतलब, क्योंकि कितना रेवोल्यूशनरी चीज लेकर आएगा नहीं लाएगा, और ये कंपेरेटिवली बड़ा लोन्स होता है हाउसिंग लोन, ये नहीं जो छोटा छोटा स्मॉल फाइनेंस वाला वो सब चीजें। तो इसमें क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले बजाज के पास ही था वो लोग लेकिन जो बैंक्स बाकी बैंक्स में दिया उसका जो ऑफर था 0.5% ज्यादा ही था, तो और उससे कम किया भी नहीं है। तो मतलब कि कंपटीशन में उतना अभी तक भी उतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। मे भी बाद में कुछ रेवोल्यूशनरी चीज लेकर आया तो बात अलग है। नहीं, खाली एक ही चीज उसका बेनिफिट में है दादा कि उसका रीच बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत डीप रीच है, उसी का उसको फायदा मिलेगा क्या, वही सोचना है। डीप रीच से क्या फायदा मिलेगा जब बाकियों के साथ आप कभी भी लोगे। देखो आज हाउसिंग लोन आप अप्लाई करोगे ना, पॉलिसी बाजार या पैसा बाजार ये सब में करोगे, 10 बैंक का फोन आ जाता है आपको पास। जब इंटरेस्ट रेट कम में नहीं दे पाओगे, रीच से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं वैसा मैंने टारगेट कस्टमर सोच रहा हूँ जिसको पॉलिसी बाजार वगैरह मालूम नहीं है, जो कि इलिटरेट है, उस तरह का लो इनकम ग्रुप एकदम, सर आज वहां के पर दिन में टारगेट हो सकता है क्या? लो इनकम उनको ग्रुप तो वो ये भी भी नहीं हाउसिंग देगा, लोन लेगा ना वो लोग उनको जो। ये भी, उनको उसका हाउसिंग लोन लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं, और वो लेगा भी तो ये देगा नहीं उसको। हाँ, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होगा, वो हाँ, डॉक्यूमेंट से उसका तब जो हाउसिंग लोन इतना बड़ा हाउसिंग लोन ले ये सकते हैं। ऑफर करेगा ज्यादातर वो बजाज फाइनेंस की लोन वाला, जो सैलरी क्लास वाला जहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है फ्लेक्सी कैब ओडी लोन का चल रहा है ना, वो उनकी नेटवर्क में है, वही पे अच्छा, ऑफर करने की कोशिश करेगा। लेकिन बात ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा दोगे तो कोई नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे जो कुछ ना कुछ चेंज करेगा, वैसे अभी नहीं करेगा लेकिन कर लेगा कुछ जो ना कुछ, आदमी क्योंकि जो मतलब ओडी लोन है ना, ओडी लिमिट में अवेलेबल मार्केट में टाटा कैपिटल करता है, कोटक करता है थोड़ा, लेकिन ओडी का कॉस्ट तो ज्यादा पड़ता है, लेकिन उनकी कंपैरिजन में बजाज का कॉस्ट कम है थोड़ा सा। हाँ बहुत कम है उस लेवल का। मतलब हाउसिंग फाइनेंस में कॉम्पीट करने में इसको 10 साल तो लगेगा ही लगेगा, बाकी बड़ा बिजनेस के साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो मतलब पता नहीं इन लोगों का क्या प्लान है। तो लेकिन हाउसिंग लोन का उस सेगमेंट में मेरे को दिखता नहीं उतना भी, मतलब बहुत वेल टॉप 20 में भी नहीं आता है। करेक्ट। और जो लोग आप जो बोल रहे हो ना स्मॉल सेगमेंट, तो वो एकदम स्मॉल सेगमेंट वो 30-40 लाख का लोन नहीं लेगा। नहीं, छोटा लोन लेगा तो हाउसिंग तो लोन आप उसका बड़ा नहीं करोगे तो क्या आप उसका कितना, जो एकदम स्मॉल इनकम ग्रुप है वो कैसे लेगा? वो शायद 1-1.5 लाख का लोन लेगा, वो भी 1-1.5 लाख में थोड़ा हाउसिंग लोन होता है। आज के दिन में हाउसिंग लोन मिनिमम 5 लाख का नहीं होगा तब कैसे घर बनाओगे? करेक्ट। और वहां भी रीपेमेंट का प्रॉब्लम रहेगा, हाँ, तो तो वो भी जो 5 लाख 10 लाख का लोन लेगा वो आपको जैसे पॉलिसी बाजार पैसा बाजार सब देख लेगा। ओके, क्योंकि आज के दिन में इंडिया का 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है। यस, ठीक ठीक है, है, चलिए अच्छा। ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आईटीआई के ऊपर थोड़ा व्यू दे देना एक बार। क्या आईटीआई आईटीआई मैंने उसको उतना ज्यादा रिसर्च किया नहीं है दादा